आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के द्वितीय चरण पर जो है अध्ययन करना शुरू कर दिए थे। पहला चरण हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से जो है कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, और उसके साथ में स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, और 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल के विभाजन ने भारत में एक नया मोड़ एक नया मोड़ आ गया भारत में। जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो अब अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने लगी थी, क्योंकि अभी तक 1885 से लेकर 1905 तक जो है अभी कांग्रेस में ज़्यादा वर्चस्व किसका था, नरम दल वालों का, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे लोगों का इसमें जो है वर्चस्व था, और ये लोग जो है प्रार्थना और अनुनय विनय के माध्यम से अंग्रेज़ों से अपना कार्य करवाते थे। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन ने ये निश्चित कर दिया था कि भारत में टिट फॉर टैट वाली नीति अपनाई जानी चाहिए, अर्थात भारत में अब क्या होना चाहिए, जो अंग्रेज़ कर रहे हैं वही हमें करना होगा। अंग्रेज़ लाठी डंडे गोली चला रहे हैं तो हमें भी लाठी डंडे गोली चलाने पड़ेंगे। इसलिए जो दूसरा चरण स्टार्ट होता है वो कौन सा कहलाता है, जो है क्रांतिकारी चरण। कौन सा चरण होता है, क्रांतिकारी चरण। तो जो दूसरा चरण क्रांतिकारी चरण, अभी भारत में जो है सिर्फ भारत में ही क्रांतिकारी जो है गतिविधियां नहीं देखने को मिलती हैं, भारत से बाहर भी देखने को मिलती हैं। भारत में तो है ही है, लेकिन भारतीय लोग जो है इंग्लैंड में जा कर के, इंग्लैंड के ही अंग्रेज़ों की ही ज़मीन पर जा कर के वहाँ षड्यंत्र करते थे, ठीक है, वो भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अमेरिका में षड्यंत्र करते थे, जर्मनी में षड्यंत्र करते थे, कनाडा में करते थे, यूएसए में करते थे, विदेशों में भी जो है और वो कौन थे, भारतीय लोग थे ही। भारतीय, हमने बताया ना, नेशन जो है राष्ट्र में, राष्ट्र का मतलब ये होता है नोशन सबसे बना है, नोशन मतलब विचार होता है, और विचारधारा का व्यक्ति जरूरी थोड़ी नहीं कि एक सीमा में बंधा हो, सीमा से बाहर भी रह रहा हो। अब जैसे हिंदुस्तानी व्यक्ति है, हिंदुस्तानी बातें उसके अंदर, मतलब हिंदुस्तानी सनातन चीज़ें उसके रग में भरा हुआ है, और अमेरिका में जाकर वो काम करने लगे, नौकरी पा जाए या वहाँ की नागरिकता ले ले, तो क्या भारतीय जो है सनातन धर्म को भूल जाएगा? भाई उसका लगाव रहेगा ना भारत से। तो यही पहले से भी होता आ रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि इसे हमें भारत में इसके जो क्रांतिकारी चरण है दो देखने को मिलते हैं। पहला तो विभाजन के बाद ही, बंगाल के विभाजन के बाद ही 1905 से और लगभग 1915-16 तक चलता है पहला चरण क्रांतिकारी, और दूसरा चरण पुनः स्टार्ट होता है जब गांधी जी का आंदोलन चल रहा होता है, तो 1924 से प्रारंभ होता है और 1942 तक जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तब तक ये चलता रहता है क्रांतिकारी गतिविधियाँ। और क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या रहता है, जो पिस्तौल का जवाब पिस्तौल से, बम का जवाब बम से, गोला बारूद का जवाब गोला बारूद से, ये था क्रांतिकारी गतिविधियों का। लेकिन इसमें जो है कुछ गरम दल के लोग भी शामिल थे क्रांतिकारी गतिविधियाँ, और इनको उकसाया किसने, तो इनको उकसाने वाले थे कांग्रेस में ही गरम दल के विचारधारा के लोग, जिनके अंदर जो है, देखो गरम दल के लोग जो थे वो नरम दल का अपोज तो करते थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि हिंसा होनी चाहिए, वो हिंसा नहीं चाहते थे। उन्होंने एक विचार दिया कि अंग्रेज़ ऐसे नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे और खुल करके विरोध करेंगे, सामने जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, उनके विदेशी वस्तुओं को जलाएंगे, ये सब करके प्रदर्शन करके हम करेंगे। यानी बहिष्कार और प्रदर्शन करना गरम दल वालों का क्या था, काम था। और अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया था, स्वराज। अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया था, स्वराज उनका लक्ष्य था कि हमें स्वराज पाना है। तो इसी कड़ी में जो है भारत में 3 केंद्र दिखाई देते हैं जहाँ पर जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रारंभ होती हैं। एक तो आपका बंगाल वाला क्षेत्र होगा ही, ठीक है, एक तो बंगाल वाला क्षेत्र होगा ही जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू होती हैं, बंगाल वाले क्षेत्र में। दूसरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, और तीसरा पंजाब वाला क्षेत्र है। तो भारत में 3 ऐसे क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलती हैं, ठीक है, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं पहले चरण में। पहला चरण जो 1905 से प्रारंभ होता है 1915 तक चलता है, ठीक। इनको उकसाया किसने, गरम दल वालों ने। किसने उकसाया, गरम दल वाले। गरम दल में कौन कौन थे, जैसे लाल बाल पाल, 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय पंजाब क्षेत्र से, कौन, लाला लाजपत राय पंजाब क्षेत्र से। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र क्षेत्र से थे। महाराष्ट्र क्षेत्र से कौन थे,
बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल और जो है पाल कहाँ से थे? ये बंगाल वाले क्षेत्र से। हाँ, पाल इनका क्या नाम था जो है? बिपिन चंद्र, नहीं, कौन से पाल? बिपिन चंद्र पाल। ठीक, तो ये कहाँ से थे? बंगाल से थे। तो ये तीनों मिलकर के जो है इन लोगों ने, इनको लाल बाल पाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाल बाल पाल। तो इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ के लिए नवयुवकों को तैयार किया। नवयुवकों को क्या किया? तैयार किया। तो क्रांति जो है प्रारंभ होती है कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से सबसे पहले प्रारंभ होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में गरम दल का एक ही बहुत ही महान लीडर रहता था। क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थे। इनको लोकमान्य तिलक भी कहा गया। महाराष्ट्र के ही लोगों ने इनकी जो करतूतें थे, इनकी जो कारनामे थे, उनसे प्रभावित होकर के इनका नाम क्या रखा? लोकमान्य। इनका नाम रखा लोकमान्य। तो बाल गंगाधर तिलक को हम लोग शॉर्ट में लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। और ये चूँकि एक तरीके से मतलब शाही अंदाज में रहा करते थे, अर्थात मतलब लोहा लेते थे अंग्रेज़ों से, जिस तरीके से शिवाजी का था कारनामा, तो ये भी करते थे। लेकिन शिवाजी तो एक महाराज थे, तो ये तो महाराज थे नहीं, ताज तो पहनते नहीं थे, तो इनको बेताज बादशाह भी महाराष्ट्र के लोगों ने कहा। क्या कहा? बेताज बादशाह, यानी बिना ताज वाले बादशाह। कौन से बादशाह? बेताज बादशाह, बिना ताज वाले बादशाह। तो बिना ताज वाले बादशाह भी इनको कहा गया। किसको? लोकमान्य तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को। और बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म होता है 1856 में। कब होता है? 1856 में। ठीक है, इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के एक चित्पावन ब्राह्मण के घर में इनका जन्म होता है। ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण। तो चित्पावन ब्राह्मण के घर में इनका क्या होता है? 1856 में जन्म होता है। ठीक, और इन्होंने जो है महाराष्ट्र में गणपत उत्सव प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? गणपत उत्सव। 1893 में इन्होंने महाराष्ट्र में गणपत उत्सव प्रारंभ किया। गणपत उत्सव क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि इस उत्सव में सभी धर्म के, मतलब हिंदू धर्म के सभी लोग क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। और इकट्ठे होंगे तो उससे अंग्रेज़ों को एक भय उत्पन्न होगा। अंग्रेज़ डरेंगे कि लोग समूह में इकट्ठा हो रहे हैं, जो है एक प्लेटफार्म पे आ रहे हैं। तो इन्होंने मतलब एक कहीं ना कहीं लोगों को बांधने के लिए ऐसे उत्सव प्रारंभ किए। तो गणपत उत्सव 1893 में शुरू किया। और इसके अलावा शिवाजी महोत्सव भी प्रारंभ किया, क्योंकि शिवाजी महाराष्ट्र के थे ना। शिवाजी महाराज कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। और शिवाजी महाराज, इन्होंने तो लोगों को खड़े होकर भाषण दिया कि जब शिवाजी महाराज, ऐसे महाराज जिनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं थी, और उन्होंने जाने कितने किले जीत करके और एक साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की स्थापना की। तो ये अंग्रेज़ तो बाहर से आए हैं, विदेशी हैं, विदेश से आए हैं, और हम मराठी लोग जो है इन अंग्रेज़ों को टक्कर देंगे और भारत से भगाएंगे। तो शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। और शिवाजी महोत्सव में जैसे आजकल हम लोग देखें ना, कुछ ऐसे महोत्सव होते हैं जिसमें क्या होता है, लोग बाग जो है अपना प्रदर्शन करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक, तलवार, लाठी, भाला, डंडा सब निकाल लेते हैं। सभी धर्मों, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म सब दिखाते हैं ना। मुहर्रम में मुस्लिम धर्म वाले दिखाते हैं। ठीक, ऐसे सभी लोग दिखाते हैं ना, अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो शिवाजी महोत्सव में शक्ति का प्रदर्शन होता था। जब शिवाजी महोत्सव होता था तो क्या होता था? शक्तियों का प्रदर्शन करते थे लोग बाग। तलवार निकाल लाते थे, लाठी डंडे निकाल लाते थे। ठीक, तो इससे अंग्रेज़ों को जो है एक उनके अंदर भय उत्पन्न हो। तो शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया 1895 में। 1895 में क्या प्रारंभ किया? शिवाजी महोत्सव। किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ से प्रारंभ किया? महाराष्ट्र। और गणपत उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक। कहाँ से प्रारंभ किया? महाराष्ट्र। जो आज हम गणपत बप्पा मोरया मनाते हैं ना हर साल, अगले बरस तू जल्दी आ, तो वो किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब प्रारंभ किया था? 1893 में। अब जगह जगह मूर्ति रखी जाती है गणेश जी की, तो ये प्रारंभ करके कौन गए थे? बाल गंगाधर तिलक जी प्रारंभ करके गए थे। ठीक, तो ये तो गणपत महोत्सव तो पूरे भारत में मनाया जाने लगा धीरे धीरे करके। लेकिन शिवाजी महोत्सव जो है वो अभी वहीं जो है बंगाल, पंजाब वाले महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही कंसंट्रेट है। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने लाठी क्लब की भी स्थापना की। लाठी क्लब मतलब लोगों को वहाँ पर जो है नौयुवकों को इकट्ठा करते थे, उन्हें जो है लाठीबाजी वगैरह सिखाया जाता था कि जो है कम से कम अपना जो है अपना बचाव तो कर सकोगे। अगर अंग्रेज आते हैं, कोड़े सोड़े मारते हैं, तो लाठी निकाल के आ जाना, जो है तोड़ देना नली वहीं पे। तो लाठी क्लब की भी स्थापना की। और चूँकि ये जो है भारत में
जो है उस समय काफ़ी गोहत्या हुआ करती थी, तो गोहत्या के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी जो है कार्य किए। तो गोहत्या के खिलाफ भी कार्य करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। और सबसे पहली बार अगर स्वराज की किसी ने बात की राजनीतिक स्तर पर तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने भी कहा था स्वराज, लेकिन वो कैसे कहा था? कांग्रेस के माध्यम से, यानी किसी संगठन के माध्यम से अगर स्वराज की बात कहनी गई तो किसके द्वारा कही गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन इससे पहले ही स्वराज की बात कौन कहते थे? बाल गंगाधर तिलक। तो वो कहते थे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध, तो ये नारा भी आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। ठीक, अब हम क्या कहते हैं? दहेज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे कहते नहीं, तो दहेज सभी लेते हैं, लेकिन उस समय क्या इन्होंने कहा? जो है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, पहले भी बताया था मैंने, मराठा और केसरी। मराठा किस भाषा में लिखी थी? इंग्लिश में लिखी थी, यही जानना चाहते थे। मराठा को मराठी में नहीं लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। और केसरी किस भाषा में लिखी थी? मराठी में लिखी थी। जस्ट उल्टा था ना, केसरी का नाम जो है केसरी है तो उसे जो है मराठी में लिखी, और मराठा, इसलिए प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, देखा इनमें से कौन सी किताब जो है लोकमान्य तिलक जी ने अंग्रेजी में लिखी थी, तो मराठी दे देगा, तो मराठी लोग समझेंगे कि मराठी में लिखी गई होगी ये तो मराठी को किस में लिखी गई थी? अंग्रेजी में। लेकिन केसरी को इन्होंने मराठी भाषा में लिखी थी। अब केसरी जो है एक बहुत ही उन्मादी पत्रिका थी, ये पत्रिका थी, मैगजीन छपती थी, ठीक है। तो ये कैसी थी? बहुत उन्मादी पत्रिका थी। इसको लोग पढ़ करके और खूब उग्र जो है उग्र हो जाते थे, खूब गर्म हो जोश आ जाता था। तो इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक को कई बार जेल भी जाना पड़ा उस पत्रिका को। भाई उस समय हमने पढ़ा ना कि जो है कई एक्ट पास किए गए जो है पत्रकारिता से संबंधित, जिसमें वर्नाकुलर एक्ट भी पास हुआ था। तो इस दौरान जो है पत्रकारिता में सबसे अधिक बार और सबसे पहली बार जेल जाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो बाल गंगाधर तिलक था, ठीक है। इन्होंने जो है केसरी में एक बार कोल्हापुर के महाराज थे, कोल्हापुर के महाराज कुछ ऐसे होते थे ना, जैसे मैंने बताया सिंधिया और कोल्हापुर के महाराज, ये सब अंग्रेजों के भक्ति गीत गाते थे, अंग्रेजों की भक्ति करते थे, राजभक्त थे अंग्रेजों के। तो उनके खिलाफ लिख दिया, गाली साली लिख दिया होगा अपने केसरी पत्रिका में कोल्हापुर के महाराज के खिलाफ में। तो अंग्रेजों ने उठा करके इनको 18 माह के लिए जेल में डाल दिया। कितने माह के लिए? 18। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि जो है कितने माह के लिए जेल में डाला गया था जब केसरी में लिखा था अपने मतलब कोल्हापुर के महाराज के खिलाफ? तो 18 महीने के लिए। इसके बाद में चापेकर बंधु एक थे महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक में प्लेग फैला था महाराष्ट्र में, तो नासिक में ही चापेकर बंधुओं ने जो है नासिक के अधिकारी की हत्या कर दी थी, रैंड की। तो उस हत्या को इन्होंने जायज़ ठहराया, कहा ये बहुत अच्छा है, टिट फॉर टैट है। उन लोगों ने उस क्या मतलब गलत करते थे, तो गलत करते थे इसलिए जो चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी, तो बहुत अच्छा। केसरी में छापा, किस में छापा? केसरी में, जो कौन सी भाषा में छपती थी? मराठी भाषा में। तो उठा करके फिर 8 साल के लिए जेल भेज दिया, और मांडले जेल, बर्मा के कहाँ भेज दिया? मांडले जेल में। तो बर्मा के मांडले, बर्मा यहाँ पर है, ये वाला, ये भारत है हमारा ना, भारत की ही ये वाली सीमा कहाँ लगती है, जिसको आज हम क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं, म्यांमार। यही पुराना नाम क्या था? बर्मा था। तो बर्मा में एक जेल था मांडले, कौन सा जेल था? मांडले। तो मांडले जेल में इनको बंद कर दिया गया 8 वर्ष के लिए। कौन से जेल में? मांडले जेल में। केसरी पत्रिका, और केसरी पत्रिका में मराठा में नहीं, प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक अपने किस पत्रिका में जो है उग्र विचारधारा की बातें लिखा करते थे? किस में लिखते थे? केसरी में। और केसरी में लिखने के कारण ही वो ज़्यादा बार जेल भी जा चुके थे। और पहली बार भी जेल मतलब किसी पत्रिका में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर किसी को जेल हुई थी तो किसको हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। तो मांडले जेल अब पहुँच गए, लंबा समय था जेल में बैठे थे। लिखने वाला आदमी जो क्रांतिकारी विचारधारा कहाँ बैठेगा? वहाँ भी लिखेगा ना। तो वहाँ उसने गीता रहस्य लिखा। कौन सा रहस्य लिखा? गीता रहस्य। बहुत अच्छी किताब है, आज भी मिलती है मार्केट में। तो गीता रहस्य किताब को लिखा किसने? बाल गंगाधर तिलक में। और कहाँ लिखा? मांडले जेल में, बर्मा के मांडले जेल में गीता रहस्य किताब भी लिखी, ठीक है। और इन्होंने एक किताब और लिखी थी जो है आर्कटिक होम्स ऑफ दी आर्यंस, आर्यंस से संबंधित एक किताब। इन्होंने कहा था कि आर्यंस जो भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। तो उससे संबंधित भी एक किताब लिखी थी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है कुछ चीज़ें, इनसे संबंधित कुछ बातें थी किस बाल गंगाधर तिलक की संबंधित से। और इनकी मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हो जाती है।
जब भारत में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 को, तो उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे कैसे इनकी मृत्यु होती है, किस तरीके से लाठीचार्ज से मारे जाते हैं, ठीक। और महाराष्ट्र में ही जो है आगे ये तो इन्होंने बीजारोपण कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, बीजारोपण। स्वयं तो बंदूक नहीं उठाया, लेकिन इन्होंने क्रांतिकारियों को जीवित कर दिया। क्रांतिकारियों को जो है उन्होंने एक राशन पानी दे दिया, खाद पानी दे दिया कि अब जो है पिस्तौल की बात होगी, अब जो है ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पिस्तौल की बात होगी, तो इसी कड़ी में जो है उस समय 1896-97 में महाराष्ट्र में प्लेग फैला था। क्या फैला था, प्लेग। एक बीमारी है, महामारी है, ठीक है। तो उस महामारी से बहुत लोग, हजारों की संख्या में महाराष्ट्र में लोग मारे गए, ठीक। और इस बहाने अंग्रेज सरकार क्या करती थी कि इन्होंने मतलब लोगों को आर्थिक सहायता देना, लोगों को देखना जा करके, तो अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज सिपाही लोगों के घरों में घुस जाते थे कि तुमको हम दवा देने आए हैं, ये करने आए हैं, और वहाँ जा करके हमारे देश की बहन बेटियों को छेड़ते थे, उनके साथ बदतमीजी करते थे। तो किसको जो है ये चीज़ सहन होगी। तो इसलिए जो है चापेकर बंधु 2 भाई थे, दामोदर और विष्णु चापेकर, दामोदर चापेकर और विष्णु चापेकर। ये भी जो है चित्पावन ब्राह्मण थे। तो दामोदर चापेकर और विष्णु चापेकर दोनों बंधु, तो इनको कहा गया चापेकर बंधु। इनको क्या कहा गया, चापेकर बंधु। तो चापेकर बंधुओं ने जो प्लेग का कमिश्नर था, प्लेग के कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, रैंड की। और रैंड का ही एक सहयोगी था एमहर्स्ट। कौन था, रैंड का ही सहयोगी था एमहर्स्ट, ठीक। तो रैंड के साथ साथ में एमहर्स्ट भी मारा गया। तो 2 लोगों की हत्या कर दी। तो भारत में अगर कोई राजनीतिक हत्या होती है तो ये सबसे पहली महाराष्ट्र में होती है। और किसने किया था, चापेकर बंधुओं ने। बाल गंगाधर तिलक ने नहीं। बाल गंगाधर पिस्तौल थोड़े नहीं उठाते थे, वो तो उग्रवादी विचारधारा के थे, उग्र विचार बोते थे, उसको लोगों को जो है सुनाते थे, कहते थे, लोगों को संगठित करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है चापेकर बंधुओं ने 1897 में जो है एमहर्स्ट और जो है रैंड की हत्या कर दी। रैंड कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर था नासिक में। कहाँ पर, नासिक में। तो नासिक में जो है चापेकर बंधुओं ने, बंधु मतलब भाई, कौन, 2 भाई, दामोदर चापेकर और विष्णु चापेकर। तो दामोदर चापेकर और विष्णु चापेकर दोनों भाइयों ने बंदूक उठाई और गोली मार दी। किसको, रैंड को। और उसका सहयोगी भी मारा गया, साथी भी था एमहर्स्ट। तो दोनों की हत्या हो जाती है। अब हत्या हो जाती है तो 1898 को इनकी जो है इनको फांसी चढ़ा दिया जाता है। किसको, चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी जाती है, ठीक। तो ये पहली भारत में पहली राजनीतिक हत्या थी। इसके पहले भी जो है हत्याएं हुई थी। 1857 के विद्रोह में हमने देखा कई लोगों को फांसी दी गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसमें भी बहुत लोग अंग्रेज भी मारे गए थे, कई सिपाही देखा, अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक गतिविधियों के कारण अगर किसी की हत्या हुई तो किसकी हुई, रैंड की हुई थी। किसकी हुई थी, रैंड। तो प्रश्न आता है कि जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत सबसे पहले किसने और किस व्यक्ति को गोली मारी थी। तो चापेकर बंधुओं ने और रैंड की हत्या की थी, और साथ में उसका साथी भी मारा गया था एमहर्स्ट, ठीक। तो यहाँ से महाराष्ट्र में जो है अब क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू हो जाती है। ये घटना कब की है, 1897 की घटना है। क्योंकि प्लेग फैला हुआ था और प्लेग महामारी में इस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे। एक तो जनता परेशान थी, मर रही थी, और उसके बावजूद ये लोग क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे वहाँ की जनता को, जो है बहन बेटियों को छेड़ रहे थे। तो इसलिए जो है वहाँ के इन चापेकर बंधुओं ने नासिक के प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी। और इसके अलावा जो है एक बीडी सावरकर का नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ये याद रखना। इस पे तो आज भी जो है काफ़ी विवाद रहता है लोगों में इनके बारे में। जो है ये बहुत अच्छे आदमी थे वैसे, लेकिन इतिहास में ये गुम थे। बीडी सावरकर, इनको अंग्रेज़ों ने जो है आतंकवादी घोषित कर दिया था। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, क्या नाम था, विनायक दामोदर सावरकर। तो ये जो है लोकमान्य तिलक जी के गणेश उत्सव से बहुत प्रभावित थे, गणपत उत्सव से बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने गणपत उत्सव मनाने के लिए अपने दोस्तों की एक मंडली इकट्ठा की, जिसको कहा गया मित्र मेला। जिसको क्या कहा गया, मित्र मेला। 1904 ईस्वी में जो है बीडी सावरकर ने जो है महाराष्ट्र में मित्र मेला स्थापित, एक तरीके से जो है
संस्थापित किया, एक संगठन बनाया है मित्र मेला। ये क्या था एक्चुअली? गणपत उत्सव मनाने का एक जो है संगठन था मित्र मेला। अपने मित्र मंडली के लोगों को इकट्ठा किया। कब? 1904 ईस्वी में। किसने? वी.डी. सावरकर ने। लेकिन उनका मकसद कुछ और था। मित्र मेला तो ये था कि लोग, मित्र मंडली के लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के वहाँ पर एक क्या बनाएंगे? संगठन बनाएंगे। तो वे मित्र मेला में इकट्ठे होते हैं लोग बाग और यहाँ बना देते हैं गुप्त संगठन जिसका नाम था अभिनव भारत। क्या नाम था? अभिनव भारत। अभिनव भारत दोनों एक ही चीज़ है। मित्र मेला में ही लोग मिलते हैं और इसी मेला में ही एक संगठन बना देते हैं। क्या? अभिनव भारत। जो कैसा संगठन था? गुप्त संगठन था, गुप्त संस्था थी। तो यहाँ से प्रश्न आता है, मित्र मेला किसने स्थापित किया? वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत किसने स्थापित किया? वी.डी. सावरकर ने। कब स्थापित किया? 1904 में। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ये महाराष्ट्र में अभिनव भारत और मित्र मेला संगठन स्थापित किया वी.डी. सावरकर ने 1904 में। अब ये क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। अभिनव भारत के लोग क्या करते थे? क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना करके भारत में ये चले जाते हैं लंदन। मैंने बताया ना, भारत से बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी। तो लंदन में ही जो है एक इंडिया हाउस था जो हॉस्टल टाइप का था। हॉस्टल टाइप का एक इंडिया हाउस था और वहाँ जा कर के भारत से जो भी क्रांतिकारी या जो भी राजनीतिक व्यक्ति जाते थे उसी हाउस में रुकते थे, रहा करते थे। तो अंग्रेज अधिकारी उनके पीछे पीछे जो है लगे रहते थे हमेशा कि कुछ गलत ना करें। तो वहाँ पर गुप्त चुप तरीके से जो है गतिविधियाँ किया करते थे। तो हम लोग जब उसमें पढ़ेंगे विदेशी जो है गतिविधियों में तो आगे इसका अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ पर अभिनव भारत को स्थापित करके यानी आग लगा करके जो है क्रांतिकारियों के बीच जो है ये चले जाते हैं कहाँ? इंग्लैंड में, अभिनव भारत की स्थापना करके। ठीक। और इसके अलावा महाराष्ट्र में ही एक नासिक षड्यंत्र की घटना देखने को मिलती है। कौन सी घटना? नासिक षड्यंत्र की। नासिक षड्यंत्र के तहत इसमें क्या होता है कि यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जिलाधिकारी जैक्सन। एक जिलाधिकारी था कहाँ का? नासिक का। और ये घटना भी नासिक की थी। कहाँ? कौन सी? प्लेग वाली घटना भी कहाँ की थी? नासिक की थी। तो नासिक का जो डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसका नाम था जैक्सन। क्या नाम था? जैक्सन। तो जैक्सन की हत्या जो है कर देते हैं अनंत लक्ष्मण कन्हारे। जैक्सन की हत्या कौन कर देते हैं? अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अब हत्याएं शुरू होने लगी थी, राजनीतिक हत्याएं अब शुरू होने लगी थी। तो नासिक में, और ये किसके प्रभाव में आकर? वी.डी. सावरकर ने, मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो अभिनव भारत का बीजारोपण कर दिए। अभिनव भारत चले गए। अब इस संगठन से जुड़े हुए लोग अब क्रांतिकारी गतिविधियां करने लगे थे। तो गुस्से में आकर के नासिक की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की, जिसका नाम था जैक्सन, उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो कन्हारे सहित बहुत लोगों को पकड़ करके अंग्रेज सरकार ने फांसी पर लटका दिया। कईयों को, 7-8 लोगों को, कन्हारे को तो पकड़ा ही और फांसी पर लटका दिया। और दबिश दी गई इंग्लैंड में वी.डी. सावरकर के पास कि वी.डी. सावरकर को भाई गिरफ्तार करो। तो वी.डी. सावरकर को इंग्लैंड में गिरफ्तार करके वहाँ से नासिक लाया जाता है। हाँ, लंदन, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। ठीक। तो इंग्लैंड कहें तो पूरे देश की बात हो जाती है, लंदन कहें तो एक राजधानी हो जाए। लंदन में ही इंडिया हाउस था। ठीक। तो जैसे भारत कहें या दिल्ली कहें, दिल्ली में कोई चीज़ होगा तो भारत कहेंगे तो समझ जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वहाँ से वी.डी. सावरकर को लंदन से गिरफ्तार किया जाता है और कहाँ लाया जाता है? नासिक। और उन पर जो है नासिक षड्यंत्र केस का मुकदमा चलता है। क्या चलता है? नासिक षड्यंत्र केस का मुकदमा चलता है। किस पर? वी.डी. सावरकर ना। और इसमें वी.डी. सावरकर सहित 37 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। कितने? 37 लोगों के खिलाफ। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी भाई, किसी डीएम को गोली मारना, और ख़ास करके मतलब अंग्रेज जो कि उस समय अपने आप को दादा समझते थे, बॉस समझते थे, और उनकी हत्या कर दी। किसने? कन्हारी ने। क्या नाम था? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। तो इनकी तो फांसी हो गई, लेकिन वी.डी. सावरकर को पकड़ कर लाया गया कि तुमने ही उकसाया है और तुम्हारे उकसाने से ही जो है क्या हुआ है, इन्होंने, अनंत कन्हारे ने जो है हत्या की है जैक्सन की। इसलिए इनकी जो है इनको गिरफ्तार करके इनको आजीवन जो है सज़ा दे दी जाती है। आजीवन सज़ा हो जाती है। किसको? वी.डी. सावरकर को। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शायद माफ़ी मांग ली थी, क्या कर ली थी, बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें जो है इनकी सज़ा को कम कर दिया था। लेकिन ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है। जो व्यक्ति इस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों से भरा हो, जो कहता हो कि जो है भाई मारो या मरो,
तो वो क्या झुकेगा? वो नहीं झुकेगा। लोग अफवाह फैला देते हैं ऐसे फालतू इनके बारे में। अभी तक ये अफवाहित ही रहे हैं भारत में। बीडी सावरकर सरकारों के ऊपर है, जो सरकार आती है जो है वाम, भाई हमारे यहाँ इतिहास लेखन भी अलग अलग तरीके के विचारधारा के लोग लिखे हैं ना। कोई जो है वामपंथी विचारधारा से लिखता है, तो कोई साम्राज्यवादी विचारधारा से लिखता है इतिहास। तो अलग अलग विचारकों ने अपने अपने इतिहास लिखी है। लेकिन अब जब आप इतिहास को गहराई से पढ़ोगे, समझोगे ना, तो सारी बातों को समझोगे। अभी तक जो हम नहीं समझ पाते थे खुद स्टूडेंट लाइफ में, और अब जो है हमको पढ़ाने के मकसद से पढ़ना पड़ता है ना, तो बहुत विचार करता हूँ हर चीज़ को। चाहे एक ही लाइन पढ़ूँ, लेकिन ज़बरदस्त विचार करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें परत दर परत खुलती जाती हैं कि अच्छा ऐसा भी हो, मतलब इसके आगे ये कहानी, मतलब कहानी अपने आप बन जाती है कि ये रहा होगा तो ये इस तरीके से बनेगा। ये तुम्हारे लिए भी होगा जब इस तरीके से मतलब थोड़ा सा गहराई से सोचना शुरू करोगे, तो ये चीज़ें घटित होंगी, सारी घटनाएं घटित होती चली जाएंगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से जो है महाराष्ट्र में ये जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई। महाराष्ट्र के अलावा मैंने बताया और कहाँ कहाँ पर जो है, बंगाल वाले क्षेत्र में और पंजाब वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर होती हैं 3 क्षेत्रों में, और इसके अलावा विदेश में भी होती हैं। कहाँ होती हैं? विदेश में भी होती हैं। विदेश में मैंने बताया लंदन में होती है, और आपका जर्मनी में, कनाडा में, यूएसए में, ठीक है। तो इन सबको हम लोग अलग टॉपिक में बढ़े देखेंगे यहाँ पर। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मित्र मेला किसने स्थापित किया? अभी भूल गए, बीडी सावरकर ने। लाठी क्लब बाल गंगाधर तिलक। गणपत महोत्सव कौन से सन में? 1893 में। शिवाजी महोत्सव, अभिनव भारत कब? 1904। जैक्सन की हत्या किसने की थी? अन्ना डे नहीं है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अनंत लक्ष्मण कन्हारे। और रैंड की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। चाप दिया था चापेकर बंधुओं ने, याद रखो। ऐसे कहते नहीं, आओ तुमको अभी चापते हैं, तो चाप दिया था चापेकर बंधुओं ने। किसको? रैंड को। और रैंड के साथ में उसका दोस्त भी मारा गया था, एमहर्स्ट भी मारा गया था। तो ये भारत में पहली राजनीतिक हत्या थी। भारत में पहली राजनीतिक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने? बाल गंगाधर। बेताज बादशाह, केसरी किस भाषा में? मराठी। मराठा किस मैगजीन के कारण सर्वाधिक बार जेल जाने को? केसरी, ठीक है। और सबसे पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाला व्यक्ति? बाल गंगाधर तिलक। ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है। तो हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी हम लोगों ने देख लिया था सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ प्रारंभ हुई थी? महाराष्ट्र में। क्रांतिकारी गतिविधियां सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? महाराष्ट्र में। किसने, मतलब इसके प्रणेता कौन थे? किसने प्रारंभ करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों के, समझ लो एक तरीके से वो उन्होंने बीज डाला था, लोगों को उकसाया था, और लोग जो है उग्र हुए थे। और उन्होंने जो है मतलब अपने वही टिट फॉर टैट वाली कहावत थी, अंग्रेज़ों के साथ जो है गोला बारूद हथियार के साथ में लड़ाई कर रहे थे। तो ये धीरे धीरे ये ज्वाला पहुंचती है कहाँ? बंगाल। ये ज्वाला बंगाल पहुंचती है। मैंने बताया था लाल, बाल और पाल, ये 3 जो है उग्र राष्ट्रवादी जो है नेता थे। कांग्रेस के जो उग्र विचारधारा वाले गरम दल वाले नेता थे। कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इनको लाल, बाल, पाल के नाम से जाना जाता था। और एक व्यक्ति और थे जिनको इनके साथ जोड़ा जाता था, अरविंद घोष को। क्या नाम था उनका? अरविंद घोष, ठीक। अरविंद घोष बाद में जा कर के ये बहुत बड़े दार्शनिक बन जाते हैं, ठीक। थे आतंकवादी, मतलब विचारधारा के आतंक फैलाने वाले, गोली बंदूक की बात करने वाले, लेकिन ये बहुत बड़े दार्शनिक बन जाते हैं बाद में चल करके। तो वो कहाँ से थे? अरविंद घोष बंगाल वाले क्षेत्र में थे। जो काम यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने किया था महाराष्ट्र में, वो काम यहाँ पर किसने किया था? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने बंगाल वाले क्षेत्र में लोगों को जो है उकसाया कि युवा संगठन बनाएं। देखो युवकों को क्यों लाया गया क्रांतिकारी जो है गतिविधियों में? क्योंकि युवाओं के लिए ये था कि उनकी जो है वो अनमैरिड से शादी नहीं हुई होती थी। दूसरी बात, अंग्रेज़ उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगा सकते थे, जो है माइनर थे,
छोटे थे, अल्पवयस्क थे, तो इस वजह से उन पर कोई चार्ज, लेकिन उन्होंने अत्याचार किया था, अत्याचार उन पर किया था, छोटे बच्चों पर भी जो है, छोटे छोटे 12-12, 13-13 साल के बच्चे जो है जो इस क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ऐसे साहित्य पढ़ रहे थे। उस समय जो है बहुत सारे साहित्य भी छापे जा रहे थे, पत्र पत्रिकाएं छापी जा रही थी, जिसमें अंग्रेज़ों की जो है काफ़ी उनकी पोल खोल करके लिखा जाता था कि कितना परेशान कर रहे हैं हमारे भारत वालों को। तो जब युवा पढ़ता था ना उसको, तो उसके अंदर एक जो है खून सा खौल उठता था कि हमें जो है अंग्रेज़ों के लिए जो है खून के बदले खून वाली बात होनी चाहिए, पिस्तौल और बंदूक उठाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर वही काम अरविंद घोष ने किया। कहाँ? कलकत्ता वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर अनुशीलन समिति जो है स्थापित होती है, अनुशीलन समिति। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में अनुशीलन समिति जो संस्था थी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो बंगाल वाले क्षेत्र से संबंधित थी, कलकत्ता वाले क्षेत्र से संबंधित थी। ठीक, तो हम लोग बंगाल के ही बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं किसके बारे में? अरविंद घोष के बारे में। अरविंद घोष, इनका जन्म जो है 1872 में कलकत्ता में होता है। 1872 में अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में होता है। ये 18 वर्ष की आयु में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। किसने? अरविंद घोष ने। बहुत माइंडेड रहे होंगे तभी तो पास किया होगा। तो ICS की परीक्षा, उस समय उम्र की सीमा जो है पता ही है, 19 वर्ष 18 वर्ष रखी जाती थी, 19 वर्ष। उसके बाद में जो है कुछ समय तक जो है 21 वर्ष रखी गई, फिर घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। तो इतने कम उम्र में बच्चे को ICS की परीक्षा, जिसको तुम आज IAS की परीक्षा कहते हो ना, इतनी टर्म परीक्षा, वो भी परीक्षा देने लंदन जाना पड़ता था। और वो भी तैयारी क्या करनी पड़ती थी? लैटिन भाषा तैयार करना पड़ता था, और वहाँ का इतिहास पढ़ना होता था, यूरोप का। किताबें थी नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग और अरविंद घोष जैसे लोगों ने ICS की परीक्षा भी पास की थी। लेकिन उस समय घुड़सवारी होती थी, तो इनके अंदर मतलब अपने देश के लिए देश प्रेम था अरविंद घोष के अंदर। तो इन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा दी ही नहीं, कि छोड़ो भाड़ में जाने दो, IAS हमको बनना ही नहीं है, ICS बनना ही नहीं है। तो घुड़सवारी की परीक्षा छोड़ दी थी, लेकिन इन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया था, ICS परीक्षा फाइनल कर लिया था। तो मात्र 18 वर्ष की आयु में इन्होंने ICS की परीक्षा क्लियर किया था अरविंद घोष जी ने। ठीक, और इसके अलावा चूँकि आपने एक सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ा है ना, हम लोग उसमें जब 1857 की क्रांति क्या पहले और उसके बाद की क्रांतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो हमने वहाँ देखा था एक विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह। और कहाँ से संबंधित था ये? बंगाल वाले क्षेत्र से सन्यासी विद्रोह। ठीक, जो कुछ हिंदू सन्यासियों के द्वारा, और बाद में इसमें मुस्लिम सन्यासी भी आ जाते हैं मिल करके और विद्रोह करते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थानों पर कर वगैरह लगाया जाता था। और उस समय एक किताब, उपन्यास लिखा था जो है किसी ने, क्या नाम था? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कौन सी किताब का क्या नाम था? आनंद मठ। और आनंद मठ में एक गीत लिखा गया था, राष्ट्रीय गीत, क्या नाम था? वंदे मातरम सुजलाम सफलाम है। तो वंदे मातरम, उससे प्रभावित होकर के अरविंद घोष ने वंदे मातरम जो है एक पत्रिका भी निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली? वंदे मातरम पत्रिका भी निकाली। किसने? अरविंद घोष ने। और वो जो है इस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ उस पत्रिका में लिखा करते थे, वंदे मातरम पत्रिका में। लेकिन कब तक चलते? ये उकसा रहे थे लोगों को। तो इन पर जो है एक चार्ज अंग्रेज़ों ने लगाया। वैसे खुल करके तो गोला बारूद चलाते नहीं थे, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ कोई ना कोई चाल चलते थे, कोई ना कोई चार्ज लगाते थे। तो एक अलीपुर षड्यंत्र कांड हुआ था, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अलीपुर षड्यंत्र कांड जो है 1908 में हुआ था। इसमें जो है अवैध शस्त्र रखने के खिलाफ जो है 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। तो उसमें इन पर भी चार्ज लगाया गया, किन पर? अरविंद घोष पर। तो अरविंद घोष पर जब चार्ज लगाया गया अलीपुर षड्यंत्र केस का, अलीपुर जो है बंगाल में ही एक जो है क्षेत्र था, अलीपुर अदालत थी, तो उस अदालत में मुकदमा चलता है और इन पर जो है केस चलता है अवैध शस्त्र रखने का, और इन्हें जो है आजीवन काला पानी। और काला पानी क्या होता था? अंडमान निकोबार की सज़ा। उस समय काला पानी किसको कहा जाता था? काला पानी अंडमान निकोबार पे भेज दिया था। वो चारों तरफ जल से घिरा हुआ जो है द्वीप है। यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहीं पर है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये चारों तरफ जल है, यहाँ पर ले जाकर के छोड़ आते थे अंग्रेज। किनको? जिनको काला पानी की सज़ा देते थे। अब यहीं पर तुम अपना रहो, इसी द्वीप पर अपना खाओ पियो घूमो टहलो, कहीं नहीं जा पाओगे। तो इसको बोलते थे काला पानी की सज़ा। तो लेकिन कुछ समय बाद में इनकी कुछ मतलब ये बहुत दार्शनिक टाइप के आदमी थे, इनकी विचारधारा, इन्होंने डिवाइन लाइफ जैसी किताबें लिखी थी।
डिवाइन लाइफ, जैसे इनकी आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम था? डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ इन्होंने आत्मकथा लिखी थी। ऐसे बहुत दार्शनिक टाइप के व्यक्ति थे। तो इनके विचारधारा से जो है इनको आजीवन काला पानी की सज़ा से कुछ साल बाद ही मुक्त कर दिया जाता है। तो ये फिर सारी गतिविधियों को छोड़ करके, क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? पौंडीचेरी चले जाते हैं और वहाँ पर 1916 में जो है ऑरविले आश्रम की स्थापना करते हैं। कौन से आश्रम की? ऑरविले, सब लिखा हुआ है, ठीक है। ऑरविले आश्रम की 1916 में। ये लिख इसलिए देता हूँ यहाँ पर क्योंकि कुछ लोग कहते हैं गुरुजी जो है पढ़ाते हो साथ में बोलते हो, लिखा भी करो, तो इसलिए मैं PDF यहाँ पर लिख देता हूँ कि जिनको PDF ना मिले तो इससे जो है देखते चले। तो ऑरविले आश्रम की स्थापना करते हैं कहाँ पर? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में करते हैं। कहाँ? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी कहाँ पर है? वहाँ तमिलनाडु वाले राज्य में भी है पौंडीचेरी। मैंने पढ़ाया था एक दिन कि पौंडीचेरी हमारा भारत के कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में है। एक तो आपका तमिलनाडु में है, और एक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, और एक है केरल में, ठीक है। एनम, माहे और पौंडीचेरी, 3 जगहों पर जो है हमारे 3 राज्यों में क्या है? पौंडीचेरी। तो ये जो मेन पौंडीचेरी था कहाँ? तमिलनाडु वाले में। यहाँ पर जा कर के स्थापना करते हैं किसकी? ऑरवेली आश्रम की। एक ऑरवेली आश्रम स्थापित करते हैं जहाँ पर जा कर के योगाभ्यास, मेडिटेशन ये सब किया करते हैं, ठीक। जैसे बाबा लोग करते नहीं आश्रम की स्थापना, तो उस टाइप से ये संत बन गए। अब ये कहलाने लगे अरविंदो घोष। अरविंद घोष से अब क्या बन गए? अरविंदो घोष, ऋषि या योगाचार्य अरविंदो घोष, ठीक है। इनकी आप जब पोर्ट्रेट निकालोगे, चित्र निकालोगे नेट से, तो वही योगाचार्य के रूप में इनके चित्र निकलेंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बिल्कुल इस तरीके से, मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति की तरीके से दिखेंगे। तो ये बाद में अध्यात्म में चले जाते हैं और वहीं अरविंद जो है रहते हैं टिल डेथ। 1950 तक जो है 1916 में स्थापित करते हैं और जो है पांडिचेरी में ही ये अपना रहा करते हैं, ठीक। तो ये इनसे संबंधित कुछ बातें थी जहाँ से प्रश्न आ सकता है। जैसे ऑरविले आश्रम की स्थापना किसने की? अरविंद घोष ने। कहाँ पर की? पौंडीचेरी में। कब की? 1916 में। ये प्रश्न आते हैं, ठीक। तो 1916 में की, और 1916 में भारत में एक और घटना हो रही थी, लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो घटनाओं को लिंक करके पढ़ा जाता है तो जिससे याद रहता है। अब 1916 जब आप जो है लखनऊ का वार्षिक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और वहीं पर गांधी जी को बुला करके कहाँ ले जाते हैं? बिहार, चंपारण सत्याग्रह के लिए ना। तो 1916 अब याद रहेगा। तो 1916 जो है उन्होंने ऑरविले आश्रम की स्थापना की। कहाँ? पौंडीचेरी में। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? डिवाइन लाइफ। इनकी आत्मकथा का मतलब अपने बारे में, अपनी कथा को किसी किताब में लिख देना, वो कहलाता है आत्मकथा, ठीक। तो इन्होंने अपनी जो है आत्मकथा डिवाइन लाइफ नामक किताब में लिखी है। नाम ही है डिवाइन। डिवाइन मतलब अद्भुत, डिवाइन दैवीय। तो उन्होंने दैवीय शक्ति से जो है रचित किताब लिखी थी डिवाइन लाइफ, ठीक। तो और जो अलीगढ़, देखो अलीपुर जो षड्यंत्र केस था उसमें फिर पैरवी किसने की थी? तो एक वकील थे चित्तरंजन दास। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसने वाले मतलब कौन थे? अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। बाकी 34 लोग सब थे, लेकिन वो सब महत्वपूर्ण नाम नहीं है। अरविंद घोष का नाम महत्वपूर्ण है। तो इनके लिए मुकदमा कौन लड़ता है? चित्तरंजन घोष। तो इनके वकील कौन थे जिन्होंने बचाया इनको? चित्तरंजन दास ने। उन्होंने अपना पक्ष रखा अंग्रेजों के सामने, अदालत में जा कर के इंग्लैंड तक गए वकालत करने इनके लिए। तो आजीवन कारावास की सज़ा जो मिली थी काला पानी की, उस काला पानी की सज़ा से इनको बरी कर दिया गया। लेकिन वकालत किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। तो चित्तरंजन दास ने वकालत, आगे अब इनका नाम आएगा इतिहास में, चित्तरंजन दास को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना जान लो कि ये जो है एक वकील थे जिन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसे हुए अरविंद घोष को बचाया था, ठीक है। उनको काला पानी की सज़ा से मुक्त कराया था। और 1916 में इन्होंने ऑरविले आश्रम की स्थापना की थी पौंडीचेरी में, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो इनसे प्रभावित होकर के, अरविंदो घोष से प्रभावित होकर के जो है बंगाल में एक संस्था बनती है अनुशीलन समिति। महाराष्ट्र में हमने देखा था मित्र मेला, और मित्र मेला ही बाद में क्या बन जाती है? कौन सा? अभिनव भारत बन जाती है। मित्र मेला को ही बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है अभिनव भारत। तो प्रश्न मिलान करने के लिए आ जाता है कि दे देगा अभिनव भारत, दे देगा अनुशीलन समिति, एक तरफ जो है इस क्षेत्र का नाम दे देगा बंगाल, पंजाब, ठीक है। तो आपको महाराष्ट्र,
इनके 4 नाम दे दिए, मिलान करना पड़ेगा। तो आपको जो है अभिनव भारत मित्र मेला कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र, मुंबई से या महाराष्ट्र। और अनुशीलन समिति कहाँ से संबंधित है? बंगाल से। अनुशीलन समिति बंगाल से संबंधित। तो अनुशीलन समिति को देखो ऐसा था, पहले उस समय कुछ नवयुवक जो है जिम में जाया करते थे, जिम में व्यायामशाला में जाते थे, जिम जहाँ पर बॉडी स्टडी बनाते हैं नवयुवक जो है, तो वहाँ पर जिम में जाते थे नवयुवक। तो वहाँ पर जा कर के आपस में जिम के बहाने जो है लोग मिलते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद किया करते थे, आवाज़ बुलंद किया करते थे। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक तो पी मित्रा थे, परमथ मित्रा। क्या नाम था? पी मित्रा या प्रमथ मित्रा। शॉर्ट में इनका नाम आता है पी मित्रा और प्रमथ मित्रा कहा जाता था। और एक थे जतिन पुलिनदास, एक थे पुलिनदास। तो पी मित्रा और पुलिनदास इन दोनों नवयुवकों ने मिल करके एक संस्था बनाई व्यायामशाला में ही, जो जिम था उसी में एक संस्था बनाई जिसका नाम था अनुशीलन समिति। क्या नाम था? अनुशीलन समिति। तो इन्होंने बना तो दी, लेकिन वो एक व्यायामशाला थी, व्यायामशाला में ही बना दिया अनुशीलन समिति। कब? मार्च 1902 में। तो मार्च 1902 में पी मित्रा अर्थात प्रमथ मित्रा और पुलिनदास इन दोनों ने मिल करके एक संस्था बनाई जिसका नाम था अनुशीलन समिति। व्यायामशाला में जिम में बनाई, तो जिम सिम करते थे, ज़्यादा इनका वो नहीं था। लेकिन इस संस्था को पुनर्गठित किया, बाद में इसको संगठित किया, पुनर्गठित किया गया 1907 में बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र घोष। देखो जो ये थे, क्या नाम है? बारिंद्र घोष थे, ये अरविंद घोष के छोटे भाई थे। बारिंद्र घोष किसके भाई थे? अरविंदो घोष के छोटे भाई। अरविंद भी दार्शनिक हो गए, बारिंद्र घोष इधर कट्टा बंदूक लेके चल दिए। इन्होंने कहा खून के बदले खून, इन्होंने कहा खून के बदले खून। अब हमारा उद्देश्य क्या है? खून के बदले खून। तो इन्होंने इस अनुशीलन समिति को कन्वर्ट कर दिया खून के बदले। और खून के बदले खून कैसे होगा? गोला बारूद पिस्तौल से। तो गोला बारूद पिस्तौल बम सम चलने लगे, अब तो देखते ही बम फेंकने लगे लोग, बंदूक चलाने लगे। तो अनुशीलन समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ की, गोला बारूद वाली कहाँ? बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक। तो और इसको पुनर्संगठित किया अरविंद घोष के छोटे भाई बारिंद्र घोष और विवेकानंद के छोटे भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद का भी नाम आपने सुना है। 1893 कहाँ गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन, प्रथम धर्म सम्मेलन 1893, याद होना चाहिए। ठीक है। तो उनके छोटे भाई वो भी दार्शनिक थे, विवेकानंद भी क्या थे? दार्शनिक थे। और अरविंद घोष भी दार्शनिक थे। तो दोनों के छोटे छोटे भाई क्या बन गए? क्रांतिकारी बन गए। तो बारिंद्र घोष और दोनों भूपेंद्र नाथ दत्त ये मिलकर के अनुशीलन समिति को पुनर्गठित करते हैं। ठीक। अब कभी कभी नाम आ जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो इसका नाम नहीं दिया होगा, बारिंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त का दिया होगा, तो इन पे टिक लगाना है। या अगर इन में से इनका भी नाम आता है, इनका भी नाम आता, तो आपको प्रमथ मित्रा लगाना है, क्योंकि सबसे पहले किसने बनाया था इसको? प्रमथ मित्रा ने। ठीक। ये शायद IAS में आया हो प्रश्न है, मैंने देखा था एक दिन, तो ये प्रश्न IAS में भी आया हुआ है। तो IAS ने इसको प्रमथ मित्रा माना है, क्योंकि प्रमथ मित्रा ने 1902 में ही एक व्यायामशाला के रूप में अनुशीलन समिति को संगठित कर दिया था, मतलब गठित कर दिया था। बाद में उसको पुनर्संगठित किया था बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। तो बारिंद्र घोष जो थे वो अरविंद घोष के छोटे भाई थे और भूपेंद्र नाथ दत्त जो थे वो विवेकानंद के छोटे भाई थे। दोनों बड़े भैया तो दार्शनिक हो गए और छोटे भैया पिस्तौल लेके चल दिए और कहा खून के बदले खून। तो खून के बदले अब एक नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। ठीक। तो वो तो उनका सुभाष चंद्र बोस का था, लेकिन यहाँ पर क्या था? खून के बदले खून, अर्थात पिस्तौल के बदले पिस्तौल चलेंगी अब। तो ये थी। अब इसी में जो है कुछ जो है अब काम ऐसे चलेगा नहीं, तो ये लोग साथ साथ में पैरेलल जो है कुछ पत्र पत्रिकाएं भी लिखते थे। उसमें जो है नवयुवकों को बांटा जाता था कि तुम लोग इसको पढ़ो, और संगठित किया जाता था जगह जगह पर। जैसे हम लोग यहाँ पूजा करते हैं ना, मतलब माता जी वगैरह का, तो बंगाल में किसकी पूजा होती? भवानी देवी की। भवानी देवी की, हाँ, जय भवानी। तो भवानी देवी की पूजा के लिए उकसाया जाता था नवयुवकों को कि तुम लोग भवानी देवी की पूजा करो, काली जी की पूजा करो। ठीक। काली जी की पूजा वहाँ होती है ना बंगाल में, तो काली जी की पूजा करो, जिससे कि अब पूजा जब होगी काली जी जैसे मतलब बिल्कुल खूंखार जो है देवी, तो खूंखार देवी, काला टीका चंदन लगाओगे तो अंग्रेज डरेंगे। तो भवानी पूजा को उकसाया। देखो यहाँ पर भवानी पूजा को महाराष्ट्र में जो है बाल गंगाधर तिलक ने क्या स्टार्ट किया था? गणपत पूजा। ठीक। गणपत पूजा।
महाराष्ट्र में, और यहाँ पर भवानी, मतलब धर्म से जोड़ा जा रहा था इसको ना, इकट्ठा करने के लिए धर्म से जोड़ा जा रहा था क्रांतिकारी गतिविधियों को, जिससे कि भाई जब लोगों के धर्म से जोड़ोगे तो इकट्ठा ज़्यादा होंगे। अभी जैसे मतलब क्लास चल रही यहाँ पर, पढ़ने के लिए कम आते हैं, अभी यहीं पर प्रवचन चल रहा होता बाबा जी का, तो जो है खूब भीड़ लग जाती, तो यही चीज़ होता है। ठीक, तो अब हम भी सोच रहे हैं प्रवचन भी दिया करेंगे तो इस तरीके से साथ में जो है पत्र पत्रिकाएं भी चलने लगी, जैसे संध्या एक, अब ये प्रश्न यहाँ से भी आता है कि संध्या पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? बंगाल से। और कैसी पत्रिका थी? क्रांतिकारी पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? क्रांतिकारी। ब्रह्म बांधो चट्टोपाध्याय ने इसको प्रकाशित किया। किसने? इसके मतलब संपादक कौन थे? ब्रह्म बांधो चट्टोपाध्याय। तो संध्या और युगांतर जो भूपेंद्र दत्त ही जो है इसको प्रकाशित कर रहे थे। कौन? युगांतर। बाद में युगांतर समिति भी बनाएगी। युगांतर एक पत्रिका थी इसी के नाम से। अनुशीलन समिति इसके क्या है? सब हेड है। इसी के अंडर में एक नई जो है समिति बनती है, ग्रुप बनता है, युगांतर समिति। तो युगांतर पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? भूपेंद्र दत्त। और भवानी मंदिर, भवानी जी की पूजा होती थी तो एक भवानी मंदिर भी पत्रिका वहाँ छपती थी, जिसमें ऐसे ही देवी जी की बातें लिखी गई होगी कि किस तरीके से जो है भारत में असुरों का संहार किया हमारी देवी ने, तो ऐसे ही हमारे लिए अंग्रेज असुर हैं, उनका संहार करो, उठो जो है नवयुग को और उनका संहार करो, मारो भगाओ पीटो यहाँ से। तो ऐसे भवानी मंदिर पत्रिका प्रकाशित की बारेंद्र घोष ने। ठीक है, भूपेंद्र दत्त जो कि विवेकानंद के छोटे भाई थे, वो युगांतर पत्रिका जो है उसके संपादक थे, और भवानी मंदिर जो कि अरविंद घोष के छोटे भाई बारेंद्र घोष इसके जो है संपादक थे। ये मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं किताबों से। और इसके अलावा अरविंद घोष तो मैंने बताया था वंदे मातरम लिखते थे। तो ये सारे मैगजीन जो है पैरेलल छपते थे कि लोगों को बांटा जाए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, उनके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है नफ़रत के बीज बोए जाएँ। ठीक, और इसके अलावा जब पैसे की कमी पड़ जाती थी तो चोरी डकैती भी कर लेते थे, अंग्रेज़ों के बंदूक संदूक चुरा लिए जाते, डकैती कर लिया जाता था। तो ये सब भी गतिविधियाँ चल रही थी। ठीक, अब इस गतिविधियों में जो सबसे पहले हत्याकांड होती है वो होती है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? बिहार में है एक स्थान मुजफ्फरपुर। ठीक, मुजफ्फरपुर में जो है 1908 ईस्वी में एक किंग्सफोर्ड जो वहाँ का जज बन के आता है, सेशन जज। सेशन जज का मतलब होता है, एक होता है आपका सेशन जज डिस्ट्रिक्ट में होता है, सेशन जज जो ऐसे मुकदमे देखता है फौजदारी वाले मुकदमे, अर्थात किसी को सज़ा वगैरह देनी हो तो जिला में ऐसे न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? सत्र न्यायाधीश या सेशन जज। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, मतलब संविधान पढ़ेंगे, तो वहाँ इसको अच्छी तरीके से समझा जाएगा। ठीक, तो सत्र न्यायाधीश आता है कौन? किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर में। और ये बड़ा बदमाश था, कोई गाली दे दिया उसी को कहा फांसी दे दो, लटका दो, तो बदमाशी बहुत करता था ये। ऐसे मतलब तुरंत उग्र हो जाता था, गलत डिसीजन देता था, फांसी की सज़ा दे दे, आजीवन कारावास की सज़ा दे, नवयुवक परेशान कि इसको साले को मारा जाए। तो अनुशीलन समिति के लोगों ने और युगांतर संस्था के सब मिल करके बैठक करते हैं कि इसको मारना है। किसको? किंग्सफोर्ड को। अब बम बनाने की इतनी ज़्यादा विधि नहीं, बम बनाने के लिए सीखने जाना पड़ता था, विदेश जाते थे, वहाँ सीख कर आते थे हमारे भारतीय। तो उस समय जो है बारूद इकट्ठा करके टिफ़िन उफिन में रखा होगा, बड़ा सा टिफ़िन भरा और उसमें सारा बारूद लग करके इकट्ठा किया। आज जैसे बम थोड़े नहीं कि इतना बड़ा परमाणु बम होगा, साला फेंक दो, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव, पूरा दुनिया खत्म हो जाए। तो बड़े बड़े बम और जो है छोटे छोटे इसके प्रभाव रहे होंगे। तो बारूद भर करके जो है टिफ़िन उफिन में रखा होगा, बम बनाया और बम बनाया। अब प्लानिंग कर ली कि जो है किंग्सफोर्ड जो है निकलेगा, पूरा सेटिंग कर लिया कि किंग्सफोर्ड जैसे ही निकलेगा वहाँ से और पेड़ पे चढ़ गए। अब इसमें जो है 2 छोटे छोटे बच्चों को रखा गया कि उनको जो है बम गिराना है, प्रफुल्ल चाकी और जो है खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 2 नवयुवक जोश में आ गए, अरे मैं दागूंगा बम, जो है फोड़ूंगा किंग्सफोर्ड को, बहुत बदमाश डाला, इसको आज हलाल करना है। और इधर से सूचना मिल गई पूरी कि किंग्सफोर्ड अब यहाँ से निकल लिया है न्यायालय के लिए। तो पेड़ पे चढ़े रहेंगे, गाड़ी चढ़ी, लेकिन उसके पहले जो है मतलब बताया कि 2-3 गाड़ियाँ निकल रही हैं और उसमें आगे वाले गाड़ी में कौन है? किंग्सफोर्ड है। अब बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई, बीच में रास्ते में क्या हो गया, एक कनेडी थे तो उनकी पत्नी बैठी थी एक गाड़ी में, कनेडी की, और कनेडी जो है क्रांतिकारियों से जो है थोड़ा सा लगाव रखते थे कि वो भी कनेडी अंग्रेज थे, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी बेटी बैठी थी एक गाड़ी में। तो खुदीराम बोस और जो है क्या नाम प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों को तो सूचना मिल गई थी कि जो है आगे वाली गाड़ी में है। ठीक, बग्गी उस समय चलती थी गाड़ी, ट्रेन बस थोड़े नहीं चलता था, बग्गी घोड़ा गाड़ी। ठीक,
तो आगे वाली घोड़ा गाड़ी में कौन बैठा है? वो जो है किंग्सफोर्ड। लेकिन उसमें फ़ोन भी नहीं था कि फ़ोन करके बता दो तुरंत, अब बीच में जो है डाइवर्जन हो गया है, रूट जो है आगे कोई दूसरा आ गया है, तो कनेडी आगे आ गई, कनेडी पत्नी की गाड़ी जो है। अब किंग्सफोर्ड ये इन्होंने जो है इसको समझा किंग्सफोर्ड की, उठा के बम फेंक दिया उनके ऊपर। बेचारी जो है कनेडी की पत्नी और उसकी बेटी मारी जाती है। अब गलत इंसान मारा गया, कनेडी जैसा व्यक्ति जो कि क्रांतिकारियों के लिए सहानुभूति रखता था। तो प्रफुल्ल चाकी बेचारे भाग गए, भाग करके सोचा अब तो अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं, और भाग करके आत्महत्या कर लिया, खुद गोली मार करके सुसाइड कर लिया, मर गए। ठीक, लेकिन जो खुदीराम बोस थे, खुदीराम बोस जो है ये अपना पकड़े गए, इनसे उल्टा सीधा चार्ज लगाया गया। कहे अरे जब बम गिराया साले, किंग्सफोर्ड बोला कि तुम उगल लो कि जो है अनुशीलन समिति के लोगों ने ये कांड करवाया है, जिससे बड़े नेता धरे जाए ना उसमें। भाई ये तो छोटे छोटे मोहरे थे। उन्होंने कहा अरे एक बम दे दो, अभी मैं तुमको यहाँ फोड़ देता हूँ, तो तुम कह रहे हो हम अपने पार्टी के खिलाफ हो जाएं। किंग्सफोर्ड कह रहे तो बड़ा बदतमीज है, लटकाओ फांसी पे। तो इनको फांसी पे 1908 ईस्वी में लटका दिया जाता है। किसको? खुदीराम बोस को। तो खुदीराम बोस मात्र 15 वर्ष की उम्र में फांसी पर लटका दिए गए 1908 में। तो इतिहास में सबसे कम उम्र का फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? खुदीराम बोस। प्रश्न आता है कभी कभी कि भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के समय सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला कौन था? खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस को फांसी होती है किस केस पर? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस पर, या किंग्सफोर्ड बम हत्याकांड। किंग्सफोर्ड बम हत्याकांड भी पूछ सकता है, या मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। एक षड्यंत्र था मुजफ्फरपुर में, जो मुजफ्फरपुर के सेशन जज को, सेशन न्यायाधीश को मारने का षड्यंत्र था। लेकिन मरा वो नहीं, बेचारी मर गई, जो है कनेडी और उसकी बेटी मर गई। तो उसमें जो है प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया, और खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा हो गई। तो 1908 में, सन भी याद रखना है, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है, जो सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले व्यक्ति बने। ठीक, इसके बाद में एक अलीपुर भी है उधर ही। अलीपुर का भी एक षड्यंत्र केस होता है 1908 ईस्वी में। ये क्या था कि अवैध असलहा रखने पे, अवैध जो है पिस्तौल गोला बारूद रखने के खिलाफ जो है एक जो है अभियान चलाया अंग्रेजों ने। तो जितने लोग पकड़ में आए, 34 व्यक्ति पकड़ में आए, तो उसमें अरविंद घोष को भी पकड़ा गया और कहा गया तुम सब क्या रखते हो? अवैध शस्त्र रखते हो, अवैध हथियार रखते हो, तो तुम सबके खिलाफ जो है मुकदमा चलेगा। तो अंग्रेजों ने मुकदमा ठोक दिया। मुकदमा ठोक दिया तो उसमें ज़्यादातर व्यक्ति जो है उनको आजीवन काला पानी की सज़ा हो गई। और अरविंद घोष एक अच्छे लीडर थे, ठीक है, अनुशीलन समिति के। तो अरविंद घोष को जो है मुकदमा की पैरवी करने के लिए कौन आगे आते हैं? चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास ने जो वकील थे इनके वकालत किया और उन्हें जो है काला पानी की सज़ा से कुछ समय बाद में बरी भी करवा लिया। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि किस षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को फंसाया गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में। और कहाँ से संबंधित है ये? बंगाल से संबंधित है। कहाँ की घटना है? बंगाल। उस समय बंगाल में बिहार उड़ीसा सब शामिल थे ना, तो मुजफ्फरपुर बिहार का क्षेत्र है, लेकिन घटना कहाँ हो रही? बंगाल में। तो बंगाल राज्य का मतलब पूरा बिहार भी शामिल था उसमें, तो मुजफ्फरपुर बिहार का था। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी में चलता है और इसमें 34 व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं, जिसमें अरविंद घोष भी गिरफ्तार होते हैं। तो इस तरीके से अलीपुर षड्यंत्र केस चला। ठीक, इसके बाद में अनुशीलन समिति को अब ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब उसको अवैध घोषित करके अंग्रेज क्या कर देते हैं? उस पर पाबंदी लगा देते हैं कि अब अनुशीलन समिति के अगर कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों में पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। तो अनुशीलन समिति को 1908 के लास्ट में जाकर के डिसॉल्व कर देती है जो है अंग्रेज सरकार। तो लेकिन इसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिनको जो है इनको बाघा जतीन कहा जाता था। इन्होंने ऐसा कहा जाता है बचपन में बाघ से भी युद्ध मतलब कुश्ती उस्ती लड़ गए थे, तो इनको बाघा जतीन कहा जाता है। बंगाल के ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। कौन? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। तो जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को भी पकड़ना था, तो इन पर हावड़ा षड्यंत्र केस अंग्रेज लगाते हैं 1910 ईस्वी में। कौन सा केस लगाते हैं? हावड़ा षड्यंत्र के। और केस क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है शमसुल आलम एक डिप्टी एसपी था हावड़ा में। हावड़ा का जो है उप पुलिस कप्तान था, क्या नाम था उसका? शमसुल आलम। नाम नहीं याद रखना है, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो इन पर
हावड़ा षड्यंत्र क्या सकता है, हावड़ा के डिप्टी एसपी को यानी पुलिस उपकप्तान को जो है उसको मारने के जो है ऊपर चार्ज लगाया जाता है, किस पर, जतीन्द्र नाथ पर। और जतीन्द्र नाथ पर भी जो है चार्ज लगाकर इन्हें भी सज़ा हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद इनको छोड़ भी दिया जाता है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस से अब यहाँ से इनमें से पूछा जाएगा प्रश्न कि हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन संबंधित था, जतिन वाघा या जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ठीक। और अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे, अलीपुर, ठीक। और इसके अलावा मुजफ्फरपुर कांड से 2 लोग संबंधित थे, कौन, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो ऐसे मिलान करने के लिए भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कांड खत्म हो गया, कहाँ का, बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियाँ बंगाल में खत्म हो गई। अब बंगाल से जो है पंजाब की तरफ जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ, पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रारंभ करने वाले थे जतिन मोहन चटर्जी। कौन थे, जतिन मोहन चटर्जी, ठीक, जतिन मोहन चटर्जी। बंगाल, महाराष्ट्र से चली बंगाल, बंगाल से क्रांतिकारी आग कहाँ पहुँच गई, पंजाब। पंजाब में मोस्टली जो है इसका, पंजाबी ज़्यादातर खेती कर रहे हैं ना, सरदार लोग क्या करते हैं, मोस्टली खेती किसानी करते हैं। तो यहाँ पर एक तो बार बार जो है खेती में दिक्कत हो रही, सूखा वगैरह पड़ रहा था, और उसके बावजूद यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था कठोर लगा दी अंग्रेज़ों ने, ज़्यादा कर लेना, और जो है इसके अलावा जो है सिंचाई कर बढ़ा देना, ये सब यहाँ पर क्रांति के जो है कारक सिद्ध हुए। सिंचाई कर बढ़ा देना, भू राजस्व व्यवस्था कड़ी कर देना, और सूखा पड़ रहा है, बीमारी फैल रही, इसके बावजूद अंग्रेज़ यहाँ पर किसान सरदारों को परेशान कर रहे थे। तो इसीलिए जतिन मोहन चटर्जी जो है इन्होंने भारत माता सोसाइटी नाम की एक संस्था स्थापित की। कौन सी संस्था, भारत माता सोसाइटी। 1904 ईस्वी में बंगाल में पंजाब में एक सोसाइटी स्थापित होती है, कौन सी, भारत माता सोसाइटी। तो भारत माता सोसाइटी की स्थापना करके जतिन मोहन चटर्जी ने यहाँ पर क्रांति के बीज बो दिए, ठीक। महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी, अभिनव भारत मुख्य रूप से थी, बंगाल में अनुशीलन समिति थी, और पंजाब में भारत माता सोसाइटी स्थापित किसने किया, जतिन मोहन चटर्जी, जतिन मोहन चटर्जी, ठीक। एक बाघा जतिन थे, वो अलग थे, वो कहाँ से संबंधित थे, अनुशीलन समिति युगांतर समिति जो है सभा के सदस्य थे बंगाल में, ठीक है, बाघा जतिन। और ये जतिन मोहन चटर्जी ये अलग थे, ये भी बंगाली थे, लेकिन पंजाब में इन्होंने क्रांति को धार दिया। क्रांति को धार किसने दिया, जतिन मोहन चटर्जी ने, कहाँ, पंजाब में। और इसके साथ में फिर जुड़ते हैं कौन, लाला हरदयाल जुड़ते हैं इस क्रांतिकारी गतिविधियों से। पंजाब में किसान नेता के रूप में कौन उभर कर सामने आते हैं, एक तो लाला लाजपत राय जो कि लाल बाल पाल के एक मेंबर थे। लाल बाल पाल का जो ग्रुप था उसमें लाला लाजपत राय का नाम भी था ना, तो लाला लाजपत राय भी यहाँ पर किसानों के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और इसके अलावा आपके अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे, अजीत सिंह कौन थे, भगत सिंह के चाचा थे। तो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, लाला हरदयाल और जो है आपका लाला लाजपत राय, ये सब जतिन मोहन चटर्जी के साथ में भारत माता सोसाइटी में जुड़ जाते हैं, ठीक। लेकिन ये 1904 में स्थापित हुआ, और धीरे धीरे अंग्रेज़ों को जो है इस संस्था, ये भी एक गुप्त सोसाइटी थी, अंग्रेज़ों को इसके बारे में भी जानकारी हो गई। तो इसके बारे में जानकारी हो गई तो फिर इनके नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा, और गिरफ्तार करके लाला लाजपत राय और जो है अजीत सिंह को उठा करके मांडले जेल भेज दिया गया, बर्मा के मांडले में भेज दिया गया। 1906 में उनको कहाँ भेज दिया जाता है, मांडले में, ठीक। किसको, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को। तो यहाँ पर पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ कुछ समय के लिए स्थगित हो जाती हैं, और जो लाला हरदयाल थे वो भाग जाते हैं अपना अमेरिका। वो कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक विश्व के मानचित्र के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। वो अमेरिका चले जाते हैं, सैन फ्रांसिस्को चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, सैन, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। छोटा सा मानचित्र बनेगा यहाँ, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक। और ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये है यूरोप, ये है आपका अरब प्रायद्वीप, ये है इंडिया, ठीक है। ये है आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ये है रूस वाला क्षेत्र, ठीक। इधर है आपका
जापान और ये आपका आगे चीन वगैरह से मिलते हुए इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये है आपका विश्व का नक्शा। ठीक, अब देखो भारत हमारा यहाँ पर है। ठीक, भारत पंजाब से जो है लाला हरदयाल कहाँ चले जाते हैं? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर है, कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, कैलिफोर्निया एक राज्य, जैसे भारत में पंजाब एक राज्य है, ऐसे अमेरिका का एक राज्य क्या है? कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में ही एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। कौन सा शहर है? सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल चले जाते हैं। ठीक, क्योंकि पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को बंद कर दिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है, नेताओं को गिरफ्तार करके उठा करके किसको जो है, दो नेताओं को, अजीत सिंह को और लाला लाजपत राय को कहाँ भेज दिया? मांडले, जो यहाँ पर है म्यांमार में, बर्मा में है। यहाँ से उठा करके बर्मा निर्वासित कर दिया गया, मांडले जेल भेज दिया गया। ठीक, तो सैन फ्रांसिस्को आ जाते हैं। देखो इसके पहले हमने बताया था कि कौन सा व्यक्ति था जो समुद्र पार करने वाला भारतीय, आधुनिक भारतीय व्यक्ति कौन था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से पहले जो है समुद्र पार करना जो है एक क्या माना जाता? पाप माना जाता था, कि समुद्री यात्रा करना क्या है? पाप है। तो उन्होंने जो है सबसे पहले किस लिए यात्रा की थी? इंग्लैंड की अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़वाने के लिए, और वहीं जा करके उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भारतीय लोग समुद्र यात्रा करने लगे थे, समुद्र पार करने लगे थे। तो लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को आ जाते हैं, यहाँ पर स्थापित करते हैं गदर पार्टी। कौन पार्टी स्थापित करते हैं? गदर पार्टी। अब ये गदर पार्टी गदर मचाएगी। ठीक है, ये गदर मचाएगी अमेरिका में, फिर अमेरिका में जो है गदर मचाते मचाते ये फिर पंजाब आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? पंजाब। तो पंजाब को अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। पंजाब में ये घटना आपने देख लिया, इसके बाद हम चलते हैं विदेश। ठीक, पंजाब में क्या घटना देखी आपने? भारत माता सोसाइटी देखी। पंजाब में क्या स्थापित हुई? भारत माता सोसाइटी 1904 ईस्वी में स्थापित की। इसको स्थापित करने वाले थे जतिन मोहन चटर्जी। ठीक, और इन्होंने ही पंजाब में क्रांति को जो है बीज दिया था, क्रांति को जो है ज्वाला दी थी। तो उसके बाद जब लाला हरदयाल यहाँ चले आए सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ पर स्थापित हो गई गदर पार्टी 1913 में। गदर पार्टी वो अभी विदेश में हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन विदेश के पॉइंट हम लोग सीरियल से चलते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में चलते हैं, उन्हीं की धरती पर झंडा गाड़ेंगे जो हमारे यहाँ आकर के हमारे भारतीयों को परेशान कर रहे थे। तो भारतीय जो है क्रांतिकारी भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा कि इन्हीं की धरती पर चल करके जो है झंडा बुलंद करेंगे भारतीय लोग। तो भारत की जो सबसे पहले इंग्लैंड में जाकर के, कहाँ पर? इंग्लैंड में जाकर, विदेश में सबसे पहला जो इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू की, कहाँ से? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम था उनका? श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हमारा जो इंग्लैंड है यहाँ पर है। इंग्लैंड कहाँ? यहाँ है। ठीक, विश्व के नक्शे में इंग्लैंड यहाँ है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत से जो है कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में यहाँ पर एक होम रूल की स्थापना करते हैं जिसका नाम था इंडिया होम रूल सोसाइटी। बाद में हम लोग होम रूल भारत में पढ़ेंगे, लेकिन एक विदेश में इंग्लैंड में होम रूल स्थापित हुई थी जिसका नाम था इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है इन्होंने किया कहाँ पर? इंग्लैंड में, लंदन में। ठीक, और इसके बाद में इससे बहुत सारे क्रांतिकारी जुड़ते गए, जैसे मदनलाल ढींगरा जुड़े, लाला हरदयाल जुड़े। ठीक, वही लाला हरदयाल जो कहाँ? सैन फ्रांसिस्को चले गए। ये लाला हरदयाल जो है उस समय देखो इतना तेज़ फास्ट जो है सर्विस नहीं थी, जाने आने की समुद्री यात्रा थी, लेकिन फिर भी लोग जो है जलयान से यात्रा करते रहते थे, विदेशों की यात्रा करते रहते। तो लाला हरदयाल कभी जो है आपको सैन फ्रांसिस्को मिल जाएंगे, कभी लंदन में मिल जाएंगे, कभी पंजाब में मिल जाएंगे, पूरा सब जगह छाए रहे। तो ये जो है इस संस्था से भी जुड़ गए, लाला हरदयाल भी जुड़ गए। इसके अलावा एक भारत की जो है सबसे प्रथम जैसे क्रांति को मतलब स्त्री के रूप में क्रांति को अग्नि देने वाली जो भारतीय महिला थी, NRI थी, वो भी जुड़ जाती, मैडम बीकाजी कामा। अगर क्रांति का अगर फादर कहोगे, भारत में क्रांति का फादर अगर तिलक जी थे, तो क्रांति की माँ कौन थी? मैडम बीकाजी कामा। तो मैडम बीकाजी कामा भी जुड़ जाती हैं इस संस्था से। किससे? इंडिया होम रूल सोसाइटी से। अजीत सिंह भी जुड़ते हैं, BD सावरकर भी जुड़ते हैं। तो ये सब जुड़ जाते हैं इससे। BD सावरकर के बारे में कल मैंने बताया था परसों वाली क्लास में कि BD सावरकर ने कौन से संस्था स्थापित की थी? अभिनव भारत। महाराष्ट्र में अभिनव भारत, मित्र मेला और अभिनव भारत। और स्थापित करके वो कहाँ चले जाते हैं? लंदन। कहाँ चले जाते हैं? लंदन। और लंदन में जो इंडिया होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, यहाँ पर जो इसके मेंबर्स थे
जो भारतीय लोग जाते थे उनको रोकने के लिए इन्होंने एक इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस एक तरीके से एक हॉस्टल था। क्या था? हॉस्टल था, जिसमें भारतीय क्रांतिकारी जा कर के रुकते थे। भारतीय क्रांतिकारी वहाँ जा कर के ठहरते थे, रुकते थे। तो बी.डी. सावरकर इसी इंडिया हाउस में रुके हुए थे। और श्याम जी कृष्ण वर्मा जिन्होंने इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जब अंग्रेज़ों को पता चल गया कि ये जो है क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को पकड़ने का जो है आदेश दे दिया गया कि जो है ये उकसा रहे भारतीयों को वहाँ बुला करके क्रांति करने के लिए। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा 1906 ईस्वी में चले जाते हैं पेरिस। कहाँ चले जाते हैं? पेरिस। यहीं पर बगल में ही है पेरिस, यूरोप में। यहाँ इंग्लैंड है, ठीक है। और इंग्लैंड से जो है ये इंग्लिश चैनल है, थोड़ा दूर मैंने बना दिया है। यहाँ पर क्या है? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करके फ्रांस आ जाते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ आ जाते हैं? पेरिस। तो पेरिस में आ जाते हैं बचने के लिए कि हमको वहाँ गिरफ्तार न किया जाए, तो ये यूरोप चले जाते हैं और पेरिस फ्रांस में जा कर के बस जाते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब जब वहाँ से चले गए तो जो इंडिया होम रूल सोसाइटी थी, फिर इसका चार्ज संभाल लिया बी.डी. सावरकर ने। किसने संभाल लिया? बी.डी. सावरकर ने, ठीक, विनायक दामोदर सावरकर ने। और ये लोग जो है 1908 में इकट्ठा हुए थे, 10 मई 1908। भाई 10 मई किस लिए इतिहास में जाना जाता है? 1857 की क्रांति के लिए। तो ये लोग हर साल क्या मनाते थे? अपनी स्थापना के बाद हर साल जो है वार्षिक वर्षगांठ मनाते थे 1857 की क्रांति का। और 1908 में 50 वर्ष पूरे हो चुके थे। 1857 की क्रांति के कितने वर्ष पूरे हो गए थे? 50 वर्ष। तो 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इंडिया हाउस में जोरदार जो है तरीके से सजावट हो रही थी। केक से काटा जा रहा था कि तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, हमारे भारतीयों ने 50 वर्ष जो है आंदोलन के पूरे कर लिए हैं, उसका हम वर्षगांठ मना रहे हैं ना। तो अंग्रेज़ों की ज़मीन पर ही जो है 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं कौन? बी.डी. सावरकर जी अपने साथियों के साथ मिलकर के। कहाँ पर? इंडिया हाउस में, ठीक। तो अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं किया, बी.डी. सावरकर जी ने एक किताब लिखी थी, जिसकी किताब का नाम क्या था? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या नाम था? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने एक किताब लिखी थी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। किताब का नाम था पूरा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। किसने लिखी थी? बी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति पर इन्होंने इस किताब को लिखी थी। वो कहाँ लिखी थी? लंदन की धरती पर। और प्रकाशित करने के लिए 50वीं वर्षगांठ में इसको जो है प्रकाशित करवाने के लिए जो है वहाँ पर भेजा प्रेस में, लेकिन अंग्रेज़ों ने प्रकाशित नहीं होने दिया। अंग्रेज़ों ने प्रकाशित नहीं होने दिया क्योंकि इसमें जो है इस क्रांति की घटना को विस्तार से और इस क्रांति को एक तरीके से बहुत अच्छा क्रांति माना गया कि अंग्रेज़ों के लिए, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ ये आवाज़ थी, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इस पुस्तक को छपने नहीं दिया वहाँ पर, ठीक। किताब का नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इस किताब को लंदन में प्रकाशित करवाया, लंदन में लिखा था लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाई थी। किसने लिखा था? बी.डी. सावरकर ने। 50वीं वर्षगांठ पर इसको प्रकाशित करवाना था लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाई। तो प्रश्न कभी कभी ये आ जाता है कि बी.डी. सावरकर ने जो किताब 1857 की क्रांति पर लिखी थी, उस किताब को जो है कहाँ पर प्रकाशित करने के लिए दिया गया? इंग्लैंड में। और कब? 50वीं वर्षगांठ पर, 1857 की क्रांति के 50वीं वर्षगांठ पर, ठीक। तो ये तो हो गई घटना ये, लेकिन इसके अलावा एक मदन लाल जो धींगरा थे, इन्होंने एक काम कर दिया। जो कर्जन वायली थे, कर्जन वायली जो कि जो भारत सचिव थे, उनके राजनीतिक सलाहकार थे। कर्जन वायली एक व्यक्ति था जिसका इंडिया हाउस आना जाना लगा रहता। भाई इंडिया हाउस पर नज़र रखते थे अंग्रेज़, इंडिया हाउस पर नज़र रखते थे, तो अपने अधिकारियों को लगा रखा था कि ये लोग जा करके जांच करते रहेंगे कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो कर्जन वायली अक्सर आता जाता रहता और मदन लाल ढींगरा को ये बात बुरी लगती थी कि ये बार बार आ रहा है। और इसके अलावा कर्जन वायली ने हिंदुस्तान में रहते हुए जो है जज वगैरह था, उस समय जो है कमिश्नर वगैरह रहा है, तो उसने कई जो है ऐसे काम किए थे, कईयों को फांसी पे जो है लटकवाया, कई गलत काम किए। तो मदन लाल ढींगरा को ये बात जो है बुरी लगी, जो है बुरी लगती थी। तो उसने उठाया पिस्तौल और कर्जन वायली को गोली मार दी। कर्जन वायली को 1909 में गोली मार दी। किसने मारी? मदन लाल ढींगरा। तो याद रखना, मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा नाम था। और ये मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी। कहाँ? लंदन में। और कर्जन वायली कौन था? भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार, भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था, जो पहले भारत भी रह चुका था, भारत में अधिकारी के रूप में
रह चुका था। तो इसलिए जो है जब इसको करजन वायली को मदन लाल धींगरा ने मार दिया तो मदन लाल धींगरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 1909 में ही फांसी दे दी जाती है। 1909 में ही मदन लाल धींगरा को फांसी दे देगी। लेकिन ये संस्था कौन चला रहा था? सावरकर चला रहे थे। कौन चला रहे थे? बीडी सावरकर चला रहे थे। तो बीडी सावरकर को कैसे छोड़ दिया जाएगा? तो अंग्रेजों ने बीडी सावरकर को गिरफ्तार किया और नासिक ले आए। कहाँ ले आए? नासिक। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, नासिक षड्यंत्र के तहत बीडी सावरकर को गिरफ्तार किया गया था। तो उनको गिरफ्तार करके नासिक ले आया गया और उन पर चार्ज लगाया गया, जिसमें 80-82 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से बीडी सावरकर भी थे नासिक केस में। तो उसमें गिरफ्तार करके और उनको भेज दिया गया कहाँ? अंडमान निकोबार। काला पानी की सज़ा हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये जो इंडिया होम रूल सोसाइटी, जो इंडिया हाउस थी इंग्लैंड में, जो गतिविधियाँ कर रही थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई? ख़त्म हो गई। उसके सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो लंदन में ये संस्था जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और यहीं पर जर्मनी है, जर्मनी यहाँ पर है, ठीक है। जर्मनी में एक शहर है स्टुटगार्ट। जर्मनी में एक शहर क्या है? स्टुटगार्ट, ठीक। स्टुटगार्ट में एक सम्मेलन हो रहा था 1907 ईस्वी में। 1907, ये प्रश्न आता है अक्सर। 1907 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का संगठन जो है सम्मेलन हो रहा था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हो रहा था। कहाँ पर? स्टुटगार्ट में। जर्मनी के किस शहर में? स्टुटगार्ट में। वहाँ पर इंडिया की तरफ से जो है समाजवादी नेता के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मैडम बीकाजी कामा गई हुई थी। कौन गई हुई थी? मैडम बीकाजी कामा, जो फ्रांस में रह रही थी और थी कौन? भारतीय महिला थी, पारसी धर्म की थी। 1861 में इनका जन्म हुआ था मैडम बीकाजी कामा का। इनके माता पिता पारसी थे और रह रहे थे इंडिया में माता पिता। और मैडम बीकाजी कामा फ्रांस में जाकर के NRI के रूप में रह रही थी। कौन थी? भारतीय मूल की, लेकिन कहाँ रह रही थी? फ्रांस में। अब भारत से लगाव था इनको, तो इन्होंने भी क्रांतिकारी गतिविधि में बढ़ चढ़ करके, जानते क्या करती थी? गुड़िया में, डॉल में जो है पिस्तौल भर भर के भेजती थी हिंदुस्तान। हिंदुस्तानियों के पास तो देसी कट्टा होता था, मुंगेर वहाँ का जो है बना हुआ, बिहार का कट्टा बना हुआ होता था, जो हमारे क्रांतिकारी चलाते थे, कभी कभी हाथ में ही फट जाता था, ठीक है, देश हाथ का बना हुआ कट्टा। तो ये जो है मैडम बीकाजी कामा वहाँ से, फ्रांस वगैरह से, यूरोप से बढ़िया जो है बंदूक पिस्तौल भेजा करती थी, गुड़िया में भर भर करके वहाँ से सप्लाई करती थी अपने क्रांतिकारियों के लिए। तो इन्होंने क्रांतिकारी दल का नेतृत्व करने के लिए स्टुटगार्ट में, अर्थात मतलब इस सम्मेलन में भाग लिया। और 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट में विदेशी धरती पर भारतीय झंडा, तिरंगा फहराया। भारतीय तिरंगा सबसे पहले विदेश में किसने फहराया? मैडम बीकाजी कामा। तो मैडम बीकाजी कामा का प्रश्न यहाँ से ही बनता है कि कहाँ फहराया? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। जर्मनी के किस शहर में? स्टुटगार्ट में। कब फहराया? 1907 ईस्वी। तो ये वाला तिरंगा नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। थे 3 रंग उसमें, लेकिन कौन कौन रंग थे? ऊपर था हरा, ऊपर था हरा, उस पर 8 कमल के फूल बने हुए थे, और बीच में था पीला रंग और नीचे था लाल रंग। इस तरीके था, लेकिन वो था तिरंगा ही, उसको तिरंगा ही कहा जाता था। तो उसमें कलर क्या था? हरा, पीला और लाल, ठीक। लेकिन जो है फहराया किसने इस तिरंगे को? मैडम बीकाजी कामा ने। आज तो तिरंगे का स्वरूप अलग है। अब अभी हम आज भी हमारे नेता वगैरह का तिरंगा फहराते हैं कभी कभी, तो हरा वाला ऊपर कर देते हैं। कभी देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, कभी वायरल हो जाते हैं ऐसे वीडियो, नेताजी पता है झंडा फहरा रहे हैं और हरा कलर क्या है? ऊपर हो गया है। तो ये गलत है, इसको आप ऐसे समझो। पाकिस्तान नहीं, सब हमारे आसमान में क्या है? सूर्य है। अंतरिक्ष में, आकाश में क्या है? हमारे सूर्य दिखाई देता है। और सूर्य कैसा है? लाल कलर का है। सूर्य कैसा है? लाल कलर का है। तो हमारे तिरंगे का जो ऊपरी रंग है केसरिया, लाल से मिलता जुलता, वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और ज़मीन पे क्या होती है? हरियाली। हरियाली किस कलर की होती है? हरी कलर की। तो हरा रंग कहाँ हो जाएगा झंडे में? नीचे हो जाएगा। और बादल कहाँ होते हैं? बीच में। बादल बीच में होते हैं, धरती और आसमान के बीच में। और बादल का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो बादल का रंग सफ़ेद होता तो फिर तिरंगे में सफ़ेद रंग कहाँ हो गया? बीच में हो गया, ठीक। उन नेताओं को बोल दो हमारा वीडियो देख लेंगे, जिससे कि कभी दोबारा झंडा फहराते समय दिक्कत नहीं करें कि हरा रंग ऊपर फैला दे झंडे का। तो अब शायद जीवन में कभी नहीं बोलोगे कि केसरिया रंग ऊपर होता है। तो सूर्य को इमेजिन कर लो कि सूर्य लाल है, ऊपर है, तो केसरिया रंग कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। हरियाली धरती के पे है, नीचे है, तो हरा रंग कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। और बीच में बादल है श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का, तो बीच में सफ़ेद पट्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे आज का जो वर्तमान तिरंगा का स्वरूप है ये इस तरीके से
लेकिन स्टुटगार्ट में जो फहराया गया था वहाँ पर हरा रंग ऊपर था और लाल रंग नीचे था और बीच में पीला रंग था, सफ़ेद नहीं था। खैर इतना नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि स्टुटगार्ट में किसने झंडा फहराया था, तो मैडम भीकाजी कामा ने, मैडम भीकाजी कामा ने। तो ये जर्मनी जो है, जर्मनी में फहराया था। रहती कहाँ थी एनआरआई के रूप में? फ्रांस में रहती थी, फ्रांस में रहती थी। और जब पेरिस भाग करके गए थे कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा, तो इनकी मदद किया था इन्होंने वहाँ पर जा करके, इनकी मदद की, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों से इनको लगाव था और भारतीय क्रांतिकारी में इन्होंने इसके लिए यात्राएं भी की थी। यूरोप का पूरा यात्रा किया, इंग्लैंड की यात्रा की, अमेरिका गई, अब मतलब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों से अपील करने, उन सरकारों से, विदेशी सरकारों से। तो बहुत काम किया मैडम भीकाजी कामा ने। अभी दिल्ली में इनके नाम से जो है मार्ग वगैरह स्थापित किए गए। मैडम भीकाजी कामा प्लेस है, जो है मार्केट वगैरह है वहाँ, ठीक, तो इन्हीं के नाम पर स्थापित किए गए। और इसके बाद हम पहुँचते हैं अमेरिका। अब कहाँ पहुँचते हैं? अमेरिका। ये है आपका कनाडा और ये है अमेरिका का मतलब होता है यूएसए। अमेरिका का मतलब हम क्या यहाँ पे करें? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यूएसए में जो है गदर पार्टी की स्थापना होती है। और मैंने बताया था पंजाब से कौन भाग कर आते हैं? लाला हरदयाल। पंजाब से लाला हरदयाल भाग कर आते हैं, क्योंकि पंजाब में गदर पार्टी के नेताओं को पकड़ लिया जाता है। तो लाला हरदयाल जो है भाग करके कहाँ जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, जो कहाँ है आपका, कौन से उसमें है? अमेरिका के कौन से राज्य में है? अभी सैन फ्रांसिस्को शहर आ जाते हैं, ठीक। तो सैन फ्रांसिस्को शहर आ करके यहाँ पर स्थापित करते हैं 1913 में गदर पार्टी। कौन सी पार्टी स्थापित करते हैं? गदर पार्टी, ठीक। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती, कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक, जो कि अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। और इसके साथ में जुड़ते हैं लाला हरदयाल, तो इन्होंने स्थापित किया। मोहन सिंह भाकना जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके मोहन सिंह भाकना क्या बनाए जाते हैं? अध्यक्ष। कहीं कहीं सोहन सिंह भाकना मिलता है, सरदार सोहन सिंह या सरदार मोहन सिंह। तो सरदार मोहन सिंह या सरदार सोहन सिंह भाकना इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ठीक। कौन से संस्था के? गदर पार्टी के। और गदर पार्टी अपनी एक पत्रिका भी निकालती है 1913 में, गदर मैगजीन। कौन सी मैगजीन? गदर मैगजीन। सबसे पहले ये निकलती है उर्दू भाषा में। किस भाषा में निकलती है? उर्दू भाषा में। तो गदर मैगजीन सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित होती है 1913 ईस्वी में। कहाँ पर? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक। इसके बाद में जो है इसमें कई भाषाओं में ये पत्र छापा जाने लगता है, जैसे गुरमुखी, पंजाबी लिपि है ना, गुरमुखी। पंजाबियों के ग्रंथ किसमें जो है छापी जाती हैं? गुरमुखी लिपि में, ठीक। तो पंजाबी भाषा में छपी गई। इसके बाद हिंदी में छापी गई, बंगाली में छापी गई, मराठी भाषा में छापी गई। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गदर पत्रिका किन किन भाषाओं में छपती थी, और सबसे पहली कौन सी भाषा में छपी थी? उर्दू भाषा में। तो सबसे पहले वाला याद रखना है। तो गदर मैगजीन जो है, हिंदुस्तान गदर मैगजीन के नाम से मैगजीन छपती थी, पत्रिका छपती थी, जो सबसे पहले उर्दू भाषा में छापी गई। और इसके जो सदस्य थे, इसके सदस्यों में करतार सिंह सराभा थे, बरकतुल्ला थे, राजा महेंद्र सिंह थे, ठीक है। इसके अलावा मैडम भीकाजी कामा थी, रास बिहारी बोस थे। ये सब सक्रिय सदस्य जो संस्था के साथ मिलकर, गदर पार्टी के साथ मिलकर के कार्य करते रहते थे। कौन कौन से? मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, और करतार सिंह सराभा, और इसके अलावा आपके जो है रास बिहारी बोस, बरकतुल्ला और राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह आपके यहाँ पर क्या है, हाथरस है ना, हाथरस के ही राजा हुआ करते थे। कहाँ के राजा थे? हाथरस के राजा थे। तो ये भी इस पार्टी से सम्मिलित हुए, गदर पार्टी के सक्रिय सदस्यों में से एक थे। तो सैन फ्रांसिस्को में इस समय अब 1913 में स्थापित हुआ, और 1914 में विश्व में एक वार शुरू हुआ जिसका नाम था प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज लड़ रहा था, ठीक है, जर्मनी वगैरह के खिलाफ अंग्रेज लड़ रहा था। तो इस समय अभी अमेरिका भी अंग्रेज के पक्ष में आ गया। अमेरिका भी अंग्रेज के साथ, इंग्लैंड के साथ युद्ध में लड़ने लगा। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक पार्टी बनी हुई है, गदर पार्टी, और ये गदर मचा रही है, जो कि वहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं, हम लोगों को मारने पीटने की षड्यंत्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुम इनको क्या करो? बैन करो। सबसे पहले इन्हें क्या करो? बैन करो, और जो इनके नेता सेता उनको गिरफ्तार करो। तो अमेरिका ने गदर पार्टी को बैन कर दिया। कहाँ पर? अमेरिका में, अपने धरती पर गदर पार्टी को क्या कर दिया? बैन कर दिया।
और लाला हरदयाल जो इसके संस्थापक सदस्य थे वो जो गिरफ्तार न हो सकें इसलिए वो भाग कर चले जाते हैं जर्मनी। कहाँ चले जाते हैं? जर्मनी। तो 1914 में सैन फ्रांसिस्को से ये कहाँ चले गए? जर्मनी। ऐसे चक्कर लगा कर गए होंगे, यहाँ से पूरा समुद्र का चक्कर लगा के गए होंगे, क्योंकि पहले यहाँ पनामा नहर तो बन गया था, ये बन गया था, तो यहाँ से निकल के गए होंगे पनामा नहर से। यहाँ से पनामा नहर है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक नहर है जिसका नाम है पनामा कैनाल। ठीक, तो या तो यहाँ से गए होंगे या ऐसे चक्कर लगा के गए होंगे, जो भी हो, लेकिन ये निकल कर कहाँ चले गए? जर्मनी पहुँच गए। ठीक, तो जर्मनी पहुँच जाते हैं कौन? लाला हरदयाल। ठीक, इधर श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ जाते हैं? पेरिस। जब उसको बैन किया जाता है इंडिया होम रूल सोसाइटी को इंग्लैंड में, तो वो श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड से पेरिस चले जाते हैं। और लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को से कहाँ चले जाते हैं? जर्मनी चले जाते हैं, कि हमको, क्योंकि जर्मनी भाई हमारा मतलब हमारा दोस्त कौन होगा? जो हमारे दुश्मन का दुश्मन होगा वही तो हमारा दोस्त होगा। और जर्मनी इंग्लैंड का क्या था? दुश्मन था प्रथम विश्व युद्ध में। तो फिर ये सोचते हैं वहाँ जा कर के सेफ रहेंगे, वहाँ पर अंग्रेज़ों की दाल नहीं गलेगी, तो जर्मनी भाग जाते हैं। तो जर्मनी और बाकी के जो इसके मेंबर्स थे, सदस्य थे, जो कुछ विदेश में रह रहे थे, जैसे आपके ये सोहन सिंह भाकना या मोहन सिंह भाकना, ये कहाँ थे? जापान में थे। ये कहाँ पर थे? जापान में। यहाँ पर है जापान। ठीक, तो ये जापान में उस समय रह रहे थे, तो ये जापान में थे। और बाकी के जो सदस्य थे वो जहाज से बैठ करके सब कहाँ जा रहे थे? हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब इस क्रांतिकारी गतिविधियों को बैन कर दिया गया, पकड़े न जाएं, इसलिए जहाज पर बैठ करके ये सब हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। तो इसी में एक जहाज़ चला था तोसा मारू, एक जहाज़ चला था तोसा मारू। इस जहाज़ पे बैठे थे भाई परमानंद, ये भी जुड़े हुए थे गदर पार्टी से, जो गदर पार्टी वहाँ पे स्थापित हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। तो इसमें कौन जुड़े थे? भाई परमानंद। तो भाई परमानंद, अब देखो, अभी ग्लोब लाना मैं भूल गया, देखो ग्लोब पे जब आप देखोगे, जब इसको आप जोड़ दोगे ना, तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा? इधर। ऐसे इमेजिन करो इसको जोड़ करके। तो अगर आप इधर से ऐसे यात्रा करते हो तो थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसी साइड से, अगर जापान से अमेरिका जाना है तो ऐसे घूम के थोड़े नहीं आओगे, फिर सीधे यहाँ पर होगा जापान और ऐसे चले जाओगे ना। ठीक, तो और या इंडिया आना है तो इस तरीके से यहाँ से जो है आप यहाँ से मतलब इधर मान लो इधर, तो ऐसे ऐसे घूम करके आओगे इंडिया। अगर सैन फ्रांसिस्को से आपको इंडिया आना है तो ये वाला जोड़ोगे तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा ना। तो समुद्र के रास्ते कौन सा समुद्र पड़ेगा? प्रशांत महासागर, यहाँ पड़ेगा प्रशांत। तो प्रशांत महासागर हो करके जो है भाई परमानंद किस जहाज़ पर बैठ के आ रहे थे? तोसा मारू जहाज़ पर बैठ करके सैन फ्रांसिस्को से आ रहे थे। कहाँ? इंडिया आ रहे थे, भारत आ रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके। तो सिंगापुर में रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? सिंगापुर। भाई ऐसे आ रहे हैं, जहाज ऐसे इनका आ रहा है और यहाँ पर सिंगापुर है। यहाँ क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर में उतरते हैं और यहाँ पर भाषण देते हैं मोदी जी वाला, खूब हुंकार रैली। ठीक, हुंकार रैली भाषण देते हैं। और यहाँ के जो है जो विद्रोही लोग थे, जो मतलब यहाँ के भारतीय जो थे, अंग्रेज, यहाँ भी अंग्रेज थे, सिंगापुर में भी कौन थे? अंग्रेज थे। तो यहाँ पर विद्रोह भड़क जाता है। सिंगापुर में क्या भड़क जाता है? विद्रोह। तो सिंगापुर का विद्रोह हो जाता है और यहाँ पर जो सैनिक अड्डे थे अंग्रेज़ों के, उस पर विद्रोही क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तो इसको कहा गया सिंगापुर का विद्रोह। तो सिंगापुर का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? भाई परमानंद। दिल्ली में आज भी एक परमानंद मार्केट है, भाई परमानंद के नाम से, उन्हीं के नाम से है। ठीक, हमारे क्रांतिकारी लोग थे, इनके नाम से रखना चाहिए। तो भाई परमानंद जी कहाँ संबंधित है? सिंगापुर विद्रोह से। किस विद्रोह से संबंधित है? सिंगापुर विद्रोह से। और किस जहाज़ से आ रहे थे? तोसा मारू जहाज़। 1914 में ये जहाज़ चला था तोसा मारू। क्यों आ रहे थे? क्योंकि गदर पार्टी को सैन फ्रांसिस्को में क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और सभी लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा था। तो सब लीडर्स इधर उधर भाग रहे थे। तो उसमें भाई परमानंद जी भी भाग करके कहाँ आते हैं? सिंगापुर होते हुए इंडिया आ रहे होते हैं। तो सिंगापुर में उनका जहाज़ रुकता है। पहले जहाज़ कैसे चलते थे? बड़े बड़े जो है जहाज़ पाल वाले होते थे। ठीक, तो उस जहाज़ से अपना आ रहे थे, सिंगापुर में रुके और सिंगापुर में उन्होंने जोशीला भाषण दिया, जिससे विद्रोहियों में जो है जोश भर गया और उन्होंने कहा आप फोड़ देंगे अंग्रेज़ों को यहाँ पर सिंगापुर में। तो उसको कहा गया सिंगापुर का विद्रोह। तो सिंगापुर के विद्रोह इससे संबंधित है। इसके बाद में कुछ और जो अपने भाई बंधु थे वो सब कहाँ पहुँच गए? पंजाब पहुँच गए। गदर पार्टी के नेता ज़्यादातर कहाँ पहुँच गए? पंजाब। अब पंजाब में जो है गदर पार्टी गदर मचाने लगी। कहाँ पर? पंजाब। हम छोड़ करके आए थे पंजाब, अब फिर से पंजाब में पहुँचते हैं। तो गदर पार्टी की गतिविधियों को पंजाब में देखते हैं कि पंजाब में किस तरीके से वहाँ पर गदर मचाया गया। जो पंजाब था, यहाँ पर इन्होंने जो है एक डेट निश्चित किया, 21 फरवरी 1915।
21 फरवरी 19, जैसे कि हमारा जो 1857 का विद्रोह था, इसकी एक डेट निश्चित हुई थी। कौन सी डेट थी? 31 मई 1857 की। तो ऐसे ही पंजाब में गुपचुप तरीके से एक गदर, एक विद्रोह, एक क्रांति जो है उसकी डेट निश्चित की गई थी 21 फरवरी 1915 को। क्योंकि भाई अब ये गदर अमेरिका में रहकर संचालित हो नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ इसको बैन कर दिया गया था। तो गोपनीय तरीके से पंजाब में ये कर रहे थे इसके लीडर्स। अब इसमें क्या था कि जो इसके अध्यक्ष थे वो बैठे हुए थे जापान में। जो इसके अध्यक्ष थे मोहन सिंह या सोहन सिंह भाकना, वो कहाँ बैठे हुए थे? जापान में। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम भी जापान से कहाँ आ रहे हैं? पंजाब आ रहे हैं, और क्रांति को जो है फैलाएंगे पंजाब में रह करके। तो लेकिन सोहन सिंह भाकना ने कहा कि क्रांति को पंजाब में फैलाएं, उससे पहले हमको ज़रूरत क्या है? जो भी हमारे क्रांतिकारी हैं उनको हम विदेश भेजते हैं, और विदेश से उनको क्या करते हैं? वहाँ से सहायता मांगते हैं। तो विदेश में जैसे बरकतुल्ला को काबुल भेजा गया, अफगानिस्तान भेजा गया। कहाँ भेजा गया? अफगानिस्तान। यहाँ पर है काबुल, ठीक। तो बरकतुल्ला को जो है कहाँ भेजा गया? बरकतुल्ला खान को काबुल भेजा गया कि जा करके अफगानिस्तान की सरकार से बात करो कि हमको अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या मिले? सहायता मिले। भाई टीपू सुल्तान ने भी भेजा था इसी तरीके से सहायता दूत विदेशों में। तो यहाँ पर जो है पूरी मतलब बहुत अच्छी तरीके से, रणनीतिक तरीके से चाहते थे कि हम पंजाब में अंग्रेज़ों को क्या करें? परास्त करें। तो बरकतुल्ला को वहाँ भेजा, और कपूर सिंह थे उनको चीन भेजा। चीनी विद्रोही जो थे वो भी अंग्रेज़ों से परेशान थे, तो उनको भेजा चीन, कि चीन में जाकर के चीनी विद्रोहियों से क्या करो? मुलाकात करो। किसको भेजा? कपूर सिंह को। और स्वयं सोहन सिंह भाकना जो थे वो जर्मन, वहाँ इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड कर जापान में ही जर्मन चांसलर से मुलाकात करते हैं। किससे? जर्मन चांसलर से। इस तरीके से होते हैं ना विदेशों में, जो है क्या होते हैं, जैसे भारत के जो भी राजनीतिक हैं या जो भी मतलब उसके सद्भावना दूत हैं, जिसको राजदूत वगैरह कहते हैं, ये सब विदेश में रहते हैं। जैसे भारत में, इंडिया में अमेरिका का भी राजदूत मिल जाएगा, जापान का मिल जाएगा, सब मिल जाते हैं ना। तो ऐसे जापान में भी जो है जर्मनी वगैरह के राजदूत वगैरह थे। तो जर्मन चांसलर से मुलाकात करते हैं कि अपने जो है हिटलर से बात करो कि हमको सहयोग करे। क्योंकि हिटलर के खिलाफ ही तो लड़ रहे थे। भाई हिटलर के खिलाफ तो द्वितीय विश्व युद्ध में आए थे, वो तो अभी खैर प्रथम बार चल रहा था। लेकिन ये कह रहे थे कि जर्मनी हमको सहायता करे, जर्मनी हमको क्या करे? सहायता करे अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज़ फर्स्ट वार में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसलिए वहाँ पर सहायता मांगने जाते हैं कौन? स्वयं सोहन सिंह भाकना, जो अध्यक्ष थे किसके? गदर पार्टी के। स्थापित किया था लाला हरदयाल ने, वो कोषाध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना, गदर। तो वो स्वयं जर्मन चांसलर से मिलते हैं। लेकिन ये जो अपना भी कभी कभी ये होता है, कुछ अपने ही लोग जो है दगाबाज होते हैं। तो किसी ने ये सूचना फैला दी, अंग्रेज़ों के पास भेज दी कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर गदर होने वाला है, और डेट निश्चित की गई है 21 फरवरी 1915। तो 21 फरवरी से पहले ही अंग्रेज़ों को भनक लग गई कि भयंकर गदर होने वाला है, मारपीट होगी, हम लोग मारे जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत जो है सारे नेताओं को उनकी धरपकड़ शुरू कर दी, और पकड़ के कहाँ लाए सबको? लाहौर जेल में बंद कर दिया। तो लाहौर जेल में ला करके और उन सब पर चार्ज चलाया गया, लाहौर षड्यंत्र केस लगाया गया। क्या लगाया गया? लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस कहाँ से संबंधित है? ये गदर पार्टी से। किससे संबंधित है? गदर पार्टी के नेताओं पर केस चलाया गया था। गदर पार्टी के नेताओं पर कौन सा केस चलाया गया? लाहौर षड्यंत्र केस 1915 में। कौन से सन से संबंधित है? 1915। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? गदर पार्टी से। और गदर पार्टी के नेता 2-4 पूछ सकते हैं, जो आप इसमें देख रहे हो, याद कर सकते हो। जैसे सोहन सिंह भाकना है, ठीक है, लाला हरदयाल हैं, ठीक है। तो इन सब के खिलाफ चार्ज लगाया गया लाहौर षड्यंत्र केस का। और फिर मतलब समय रहते ही अंग्रेज़ों को पता नहीं लग गया, इस वजह से क्रांति भी क्या हो गई? असफल हो गई। और अब जो है उधर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध में सारे पॉलिटिशियन वहाँ लग गए थे, और भारत में भी कोई सहायता विदेश से मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि सब लड़ रहे थे। पूरा विश्व लड़ा पड़ा हुआ था, लगभग 80 देश उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, भारत भी इन्वॉल्व था इंग्लैंड की तरफ से। तो इसलिए जो है अब क्रांतिकारी गतिविधियाँ भारत में क्या हो जाती हैं? बंद। हमने बताया ना, क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला जो टर्म था 1905 से लेकर के 1915 तक का समय था पहला चरण। दूसरा चरण कब शुरू होता है? 1924 से। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ भारत में थोड़े समय के लिए बंद हो जाती हैं। लेकिन कुछ इसके अलावा कुछ और विदेशों में प्रकरण हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था तोसा मारू जहाज़ था, वैसे ही एक जहाज़ था कामगाटा
कामागाटामारू या कामगाटामारू, इसका अजब अजब नाम है, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। तो कामागाटामारू ये गलत लिखा है, काम नहीं है, कामागाटामारू क्या है, कामागाटामारू। और ये भी 1914 की घटना है। ये क्या है, 1914। इसमें हुआ क्या था, सिंगापुर में एक भारतीय ठेकेदार था, गुरदत्त सिंह नाम था, भारतीय ठेकेदार सिंगापुर में ठेकेदारी करता था, जिसका नाम क्या था, गुरदत्त सिंह। और कनाडा ने ये जो कनाडा में एक स्थान है वैंकूवर, यहाँ तो सैन फ्रांसिस्को हो गया, और यहाँ पर कनाडा में एक स्थान है वैंकूवर, ठीक। तो कनाडा के वैंकूवर में वो जो है जहाज़ लेकर, कामागाटामारू जहाज़ जापान से लेकर, कहाँ से लेकर, किराए पर लिया था जापान से, और 367 यात्रियों को बिठाया उसमें। कितने यात्रियों को बिठाया, 367 यात्रियों को बिठाया, और चल दिया जहाज़ लेकर के। कहा चलो वैंकूवर में सबको हम नौकरी दिलवाएंगे, ठेकेदारों का काम यही होता है। तो 367 यात्रियों को लेकर के चल दिया कहाँ, वैंकूवर। अब ये ऐसे थोड़े नहीं आया होगा, ये बड़ा लंबा रास्ता पड़ेगा। ये चला था प्रशांत महासागर होकर के, और ऐसे इधर से आकर के इधर, लेकिन लंबी यात्रा थी। फिर भी अभी एक पास कनाडा ने एक जो है अप्रवासी जो है कानून पास किया था, मतलब कोई भी प्रवासी मतलब दूसरे देश से आकर के रहेगा जो, तो उसके लिए एक कानून पास किया था कि भारत से आने वाला व्यक्ति सीधे पहुंचेगा जब हमारी धरती पर, वही जो है उसका स्वागत होगा, उसी को रखा जाएगा। और जो सीधे नहीं आएगा, कहीं बीच में रुक गया रास्ते में आते समय, तो उसे बहरंग वापस लौटा दिए। अब बताओ, इतनी दूर की यात्रा, 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर की यात्रा, और वो भी जहाज़, पानी के जहाज़ में, जिसमें जो है मतलब ईंधन की ज़रूरत होगी, तमाम मरम्मत की ज़रूरत होगी ना, तो पत्तन पे तो रुकेंगे जा करके। तो कौन इतने लंबे सफ़र में जा सकता है। तो एक तो ये कानून पास कर दिया कनाडा सरकार ने, किसके दबाव में आकर, ब्रिटेन से। भाई कनाडा में भी कौन थे, अंग्रेज ही तो थे, अमेरिका और कनाडा में अंग्रेज ही थे। तो यहाँ से अंग्रेजी हुकूमत ने कहा कि तुम जो है कानून बनाओ कि भारत से आने वाला व्यक्ति सीधे अगर तुम्हारे धरती पर पहुँचे तो ही उसका स्वागत करना, तो ही उसे रहने देना, नहीं तो उसे बहरंग वापस कर देना। लेकिन बीच में कनाडा की सरकार ने थोड़ा सा इसमें ढील कर दिया था। 37 व्यक्तियों का दल एक बार जब गया इस कामागाटामारू से पहले, तो उसको वहाँ रहने दिया गया, ठीक। तो गुरदत्त सिंह कहें कि अरे अब तो स्वागत हो रहा है, चलो उठाओ, जहाज़ उठा लिए, और कहें यहाँ नौकरी सौकरी है नहीं सिंगापुर से, तो चलते हैं कहाँ, वैंकूवर चलते हैं, कनाडा में, क्योंकि हमारे भाई लोग रह रहे हैं वहाँ। तो ये वैंकूवर के लिए निकल पड़ते हैं, और बैठा ली, वहाँ तो 37 व्यक्तियों को उसने छूट दिया था, और बैठा लिया यहाँ 10 गुना ज़्यादा, 367 बैठा लिया। जैसे इनका जहाज़ वैंकूवर पहुँचा, और इधर से अंग्रेजों को पता चल गया था कि करतार सिंह, वो गुरदत्त सिंह जा रहा है, जो बवाल कर सकता है, क्योंकि इस समय क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल ही रही थी। तो वैंकूवर में मतलब वहाँ पर नीचे उतरने ही नहीं दिया गया। वैंकूवर पहुँचते ही जहाज़ को घेर लिया वहाँ के कनाडा पुलिस ने, कहा अरे थोड़ा यहाँ नहीं रुकने दिया जाएगा, तुम पहले देखो कितने लोग बैठा के लाए हो, और दूसरी बार डायरेक्ट नहीं आए हो, कहीं रुक के आए हो, डायरेक्ट आते तो हम रोक भी लेते, तुम जो है बीच में कहीं रुके हो, हिंदुस्तान से सीधे थोड़े नहीं चले हो, ठीक। तो इसलिए उसे वहाँ रोका, वहाँ जो है उतरने ही नहीं दिया गया कनाडा की धरती पे। अब बेचारे गुरदत्त 6 महीना यात्रा करके गए थे, बेचारे परेशान, फिर बहरंग वापस, फिर वहाँ से वापस लौटे। और अंग्रेज़ सिपाहियों ने कहा, अंग्रेज़ अधिकारियों ने, कि इनको लाओ बजबज। बजबज कहाँ है, कलकत्ता में। बजबज एक अड्डा है, पत्तन है, कहाँ पर, कलकत्ता में, यहाँ पर है कलकत्ता। तो बजबज लेके आए फिर से अपने सिपाहियों। अब भाई इतने यात्रा में बहुत सारे व्यक्ति मारे गए भूखे प्यासे। भाई 6-6 महीना साल भर समुद्र में यात्रा कर रहे हो, अनाज पानी ख़त्म, तो काफ़ी लोग भूखे मारे गए। और जैसे यहाँ पहुँचे, और उसमें भी अब रोष भरा हुआ था, सब गुस्से में थे कि अंग्रेज़ों ने हमें इतना परेशान किया। उतरते ही झड़प हो गई। जो सिपाही उनको रोक, मतलब बजबज में इनके स्वागत के लिए खड़े थे कि जैसे आए बस लाठी वाठी मारे इन पे। तो उतरते ही हाथापाई हो गई अंग्रेज़ सिपाहियों से और किससे, कामागाटामारू के जो है बैठे हुए यात्रियों से। तो उसमें 18 यात्री मारे गए। 18 यात्री जो है अंग्रेज़ों ने फायर किया, तो 18 यात्री मारे गए। तो इस तरीके से ये यात्री मारे गए। तो यही घटना क्या कहलाती है, कामागाटामारू। अब ये इस घटना पर अब ये अंग्रेज़ लीपापोती कर रहे हैं कि दिखाने के लिए कि एक कमेटी गठित कर देते हैं कि ये घटना हुई है। तो एक कमेटी गठित करते हैं, प्रश्न वहाँ से पूछा जाता है, शोर कमेटी। कौन सी कमेटी गठित किए हैं, शोर कमेटी। शोर कमेटी गठित करके जांच करवाते हैं कि देखें वास्तव में 18 व्यक्ति मारे गए हैं और इस तरीके से कामागाटामारू की घटना हुई है। और शोर का मतलब होता है तट। शोर का मतलब क्या होता है, तट, क्योंकि तट पर यह घटना हुई थी, समुद्र के तट पर घटना हुई थी। तो इसको तटीय कमेटी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं शोर कमेटी। तो ये शोर कमेटी गठित किससे संबंधित है, कामागाटामारू घटना से संबंधित है। और ये कब की घटना है, 1914 की घटना है, ठीक। तो कामागाटामारू जो है ये वैंकूवर जाने वाला एक जहाज़ था, ठीक है। जापान से किराए पे लिया गया था ये जहाज़, कौन सा,
कामागाटा मारू जहाज किसने लिया था? एक सिख सरदार गुरदत्त सिंह, जो सिंगापुर में अपना ठेकेदारी कर रहा था और 367 यात्रियों को लेकर के वैंकूवर पहुंचता है और वहां पर इसका स्वागत नहीं होता है, वापस बैरंग लौटा दिया जाता है। लौट करके कहाँ आता है? कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर, और बजबज बंदरगाह पर 18 व्यक्ति झड़प में मारे जाते हैं। तो उसकी जांच के लिए अंग्रेज एक कमेटी गठित करते हैं, जिस कमेटी का नाम था शोर कमेटी। तो इस तरीके से ये भी घटना एक प्रकरण होती है, ठीक। और इसके अलावा जो है अफ़गानिस्तान में हमारे मतलब देश के क्रांतिकारी इतने जो है उसमें थे, रोष में थे कि अफ़गानिस्तान में जाकर के विदेशी धरती पर पहला भारत का जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित कर देते हैं। भारत का पहला स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित कहाँ हुआ था? अफ़गानिस्तान। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया? अफ़गानिस्तान। काबुल पूछ सकता है, अफ़गानिस्तान, काबुल, अफ़गानिस्तान की धरती में काबुल में जा करके यही राजा महेंद्र प्रताप, जो कहाँ के थे? हाथरस के राजा थे, ये भी क्रांतिकारी थे। तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं? अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान में काबुल में जा करके भारत की पहली अस्थायी सरकार की क्या करते हैं? गठन करते हैं। तो भारत की अस्थायी सरकार किस धरती पर स्थापित होती है? अफ़गानिस्तान, काबुल में। और कौन स्थापित करता है? राजा महेंद्र प्रताप। कौन स्थापित करता है? राजा महेंद्र प्रताप, ठीक। तो राजा महेंद्र प्रताप स्वयं तो बन जाते हैं राष्ट्रपति। क्या बन जाते? भाई सरकार बनाएंगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो बनेंगे ना। तो राजा महेंद्र प्रताप स्वयं क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति, ठीक। और अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं बरकतुल्ला खां को। किसको बनाते हैं? बरकतुल्ला खां को। ये है आपका अफ़गानिस्तान, काबुल, ठीक। तो यहाँ से जा करके ये आपका हाथरस है, यहाँ पर हाथरस से जा करके काबुल में अफ़गानिस्तान में स्थापित करते हैं जो है कौन सी? भारत की अस्थायी सरकार, हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार, स्थायी नहीं, अस्थायी सरकार। और इतना ही नहीं, काबुल में स्थापित करके फिर जर्मनी और रूस से जो है उसके लिए जो है मान्यता भी प्राप्त करते हैं। तो कौन से देश से मान्यता प्राप्त करते हैं? जर्मनी और रूस से। और जर्मनी और रूस दोनों किसके खिलाफ थे? इंग्लैंड के खिलाफ थे, ठीक। तो इसलिए जर्मनी और रूस से इस सरकार की जो है मान्यता भी पाई थी। किसने? बरकतुल्ला खां और जो है राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप क्या थे? राष्ट्रपति थे। इस सरकार के राष्ट्रपति कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां। तो इन लोगों ने जो है अफ़गानिस्तान की धरती पर पहली अस्थायी सरकार गठित किया था, ये दिखाने के लिए कि भाई हम भी आज़ाद हो सकते हैं, हम भी अपनी सरकार बना सकते हैं, अंग्रेज़ों को दिखाने के लिए। तो इसीलिए काबुल की धरती पर जा करके इन्होंने अस्थायी सरकार की स्थापना की। और काबुल उस समय रूस के जो है रूस के मतलब एक तरीके से रूस के ही कब्जे में हुआ करता था। रूस इस पर अपना नियंत्रण रखता था। तो रूस कहेगा ठीक है, बढ़िया है भैया, हम तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं, तुम आकर के सरकार बनाओ, हम तुमको क्या देते हैं? पूरी मान्यता देते हैं। तो रूस ने और जर्मनी ने इस सरकार को क्या दी थी? मान्यता दी थी, ठीक। तो इस तरीके से ये विदेशों में होने वाली कुछ क्या थी? क्रांतिकारी घटनाएं थी, क्रांतिकारी गतिविधियां थी। तो इस तरीके से ये पूरी क्रांतिकारी गतिविधियां जो है ख़त्म हो गई। हमने शुरू किया था महाराष्ट्र से, बंगाल होते हुए पंजाब पहुँचे और पंजाब से पहुँचा दिए सैन फ्रांसिस्को। फिर विदेश में शुरू किए क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इंग्लैंड में सबसे पहले होती है, इंग्लैंड में किसके नेतृत्व में होती है? श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में। कौन सी सोसाइटी स्थापित होती है? इंडिया हाउस, और जो है हाँ इंडिया होम रूल सोसाइटी। और उसमें वहाँ जो रहने वाले लोग थे उनके लिए इंडिया हाउस स्थापित किया गया था। और एक पत्र निकाला था, कौन सा? गदर पत्र, ठीक। पहले किस भाषा में निकली थी? उर्दू भाषा में। किस सन में निकली थी? 1913 में। 1913 में स्थापित हुई थी गदर पार्टी। सैन फ्रांसिस्को में कब स्थापित हुई थी? 1900। अरे गदर पार्टी कह रहे हैं, गदर की बात कर रहे हैं, गदर ही की बात, किसकी बात कर रहे हैं? गदर, हाँ। तो 1913 में ही गदर पार्टी ने अपनी मैगजीन निकाली थी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? लेकिन स्थापित किया था किसने? लाला हरदयाल ने। भारत जो ये क्या नाम इंडिया होम रूल सोसाइटी थी, इसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में स्थापित किया था, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरी क्या थी तुम्हारी जो है विदेश में होने वाली घटनाएं। इन पर एक बार जो है नज़र मार लेना, ये कहानी पूरी दिमाग में छपनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घच्चम पच्च होता है। जो विदेशी क्रांति हैं इसको आप किताब में कभी नहीं समझ सकते हो, उल्टा सीधा लिख दिया है। मैंने तो नोट्स भी जो बनाया है
उसको पढ़ करके आप समझ सकते हो। बहुत ईजी बना दिया है सारा चीज़ इधर उधर से करके, क्योंकि मैंने 2-3 किताबों में जब पढ़ा देखा सब में घाचा पीछ है, तो मैंने एक कहानी जनरेट की, क्योंकि हमको फैक्ट चाहिए ना। तो फैक्ट को अच्छी तरीके से जब तारतम्य बनाकर कहानी बनाओगे तभी याद रहेंगे, नहीं तो वहीं पर चल रहा है गदर, वहीं जो है पहुंच गया जो है पंजाब, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक, इस तरीके से याद नहीं रहती घटनाएं। लेकिन जब घटनाओं को अच्छी तरीके से तारतम्य से इसको जोड़ोगे कहानी के माध्यम से, तो वो जुड़ेंगी और याद भी रहेंगी।